सेकेंड सेमेस्टर का सबसे पहला टॉपिक हमारा जो योग दर्शन है वो हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा। अभी भी कितने लोग हिंदी और कितने लोग इंग्लिश वाले हैं मुझे बताएंगे? मैम मुझे दोनों चलेगा, हिंदी इंग्लिश इंग्लिश। मैक्सिमम लोगों को दोनों चलेगा, है ना? ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले योग दर्शन क्या है हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा था, जो हमारी फिलॉसफीज थी उसमें। तो कोई मुझे बताएगा कि योग दर्शन में हम लोग दर्शन का मतलब क्या होता है, हम उसको योग में क्यों पढ़ते हैं, क्या मतलब है, क्यों, क्या कनेक्शन है उनका? दर्शन का मतलब है मैम हाउ वी परसीव थिंग्स इन द आउटसाइड वर्ल्ड, किस तरह से हम उसको देखते हैं, हम्म। हमारा परसेप्शन क्या है, और जिसको हम अपने ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों से हम लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इसमें हम लोग जो चीजें हैं उनको समझेंगे कि हमारा अपनी लाइफ को लेके क्या पर्सपेक्टिव रहेगा, क्या व्यू रहेगा, या हमारे दर्शन के हिसाब से क्या क्या चीजें हैं, तो उनको हमें अपने जीवन में कैसे उतारना है, कैसे हमें कैवल्य तक जाना है, साल्वेशन तक जाना है, ये सब चीजें यहाँ पे मतलब रखती है। ठीक है, सबसे पहला आता है मीनिंग ऑफ दर्शन। तो दर्शन का मतलब होता है, दर्शन संस्कृत रूट से आया है जिसका मतलब है दृश्य, यानी कोई व्यू, किसी चीज को देखना, किसी चीज को समझना। जैसे कि आपने भी कहा, दर्शन मीन्स होता है विजन ऑफ ट्रुथ और रियलिटी, जो सच है, जो वास्तविकता है, जो एक्चुअल में चीजें हैं, उनका दर्शन, उनका व्यू जो है वो दर्शन है एक्चुअल में। ठीक है, इट इज नॉट जस्ट इंटेलेक्चुअल नॉलेज। ये ऐसा नहीं है कि इसको अपन ने बस थ्योरी में सिर्फ पढ़ लिया और उसके बाद बस समझ लिया और याद रख लिया, ऐसा नहीं है, बल्कि ये सिर्फ रियलाइजेशन और एक्सपीरियंस के बेस्ड के ऊपर रहता है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ समझ लिया और नॉलेज गेन कर ली, बल्कि इन सब चीजों को आपको डायरेक्ट रियलाइजेशन और एक्सपीरियंस में लेकर के आना रहता है। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से दर्शन जो है उसका मतलब है सीइंग द अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ लाइफ। तो हमारी लाइफ का अल्टीमेट ट्रुथ क्या है योग के हिसाब से, कोई बताएगा? लिबरेशन और साल्वेशन बोल सकते हैं, यस, मोक्ष की प्राप्ति बोल सकते हैं। यस, मोक्ष की प्राप्ति, अपने भगवान में, अपने गॉड में, अपने जो इष्ट देव हैं उनमें लीन हो जाना पूरी तरीके से, वो एक तरह का दर्शन है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ दर्शन हम देखते हैं। दर्शन इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ रियलिटी, एग्जिस्टेंस एंड ट्रुथ। एक सेकेंड, मैंने शायद अपना कैमरा ऑन नहीं करा है, मैं भूल गई हूँ। हेलो, यस, पीडीएफ कहाँ चला गया? तो दर्शन का मतलब होता है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ रियलिटी, एग्जिस्टेंस एंड ट्रुथ। इट सीक्स आंसर्स टू, अब ये समझता है, क्योंकि हमें रियलिटी समझना है, हमारा सिस्टमैटिक स्टडी होना है रियलिटी के ऊपर, एग्जिस्टेंस के ऊपर, सच के ऊपर, जो वास्तविक सच है, जो एक्चुअल में रियलिटी है, जो कि हम सबको पता है कि हम लोग चाहे कितनी भी चीजों से भाग लें, हम चाहे कितना भी अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में खुश रह लें, लेकिन अल्टीमेटली हमारी लाइफ का गोल क्या है? साल्वेशन या मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, तो ये कुछ आंसर्स हैं, मतलब क्वेश्चंस हैं जो हमसे पूछता है और हमें पता होना चाहिए उस चीज का कि हु एम आई, मैं क्या हूं। ठीक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द यूनिवर्स, इस ये जो ब्रह्मांड है इसका क्या नेचर है, ये क्यों है, ये किस तरह से काम करता है, ये किस तरह से चलता है, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो दर्शन जो है उसके हिसाब से हमें अपनी एक्चुअल रियलिटी को समझने के लिए हमें पूछना है। ठीक है, सिंपल डेफिनेशंस की बात करते हैं तो दर्शन एक साइंस है जिसमें सच और रियलिटी, जो एक्सपीरियंसेस हम करते हैं उसके ऊपर बात की जाती है। इट इज अ मीन्स टू अटेन सेल्फ रियलाइजेशन एंड लिबरेशन, जो मैंने आप लोगों को बताया कि हमें अल्टीमेटली जाके सेल्फ रियलाइजेशन या लिबरेशन, मोक्ष की प्राप्ति करना है। इसीलिए हमको सारी चीजों को फॉलो करना रहेगा, सारी चीजों को रियलाइज करके एक्सपीरियंस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस ठीक है जी मैम। जी मैम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन दर्शन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्रैक्टिकल एंड स्पिरिचुअल इन नेचर, प्रैक्टिकल भी है और धार्मिक भी है। एम्स एट एंडिंग सफरिंग, जहां पे दुखों की निवृत्ति, जहां पे सारे दुख खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल हम सब चीजों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि जब हम भगवान में लीन हो गए, यानी जस्ट वी बोथ आर वन
गॉड एंड आर, हम दोनों एक ही हो गए हैं, वहां पे हमारे सारे दुख खत्म हो जाते हैं। फोकस ऑन लिबरेशन, हमारा पूरा फोकस सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति पे होता है। एक्सपीरियंस के ऊपर, लॉजिक और इंट्यूशंस के ऊपर। लॉजिक मतलब हर चीज के पीछे का कोई बहुत अच्छा वास्तविक कारण होता है, और इंट्यूशंस मतलब किस चीज को समझ के आपको कैसा लगता है। हमें कभी कभी फील आ जाता है पहले से ही कि नहीं ये चीज गलत है या ये चीज सही है, तो उन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके ऊपर हम काम करेंगे, प्लस षट दर्शन यानी 6 ऑर्थोडॉक्स सिस्टम जो हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़े थे। कौन कौन से हैं 6 ऑर्थोडॉक्स सिस्टम, कोई बताएगा मुझे? कोई भी? ऑर्थोडॉक्स सिस्टम क्या होता है? कहाँ चले गए भाई साहब? ऑर्थोडॉक्स सिस्टम क्या होता है, इतना ही बता दो। मैम ये बहुत मतलब रिजिड थिंकिंग होती है अपने विचारों और अपने इसको लेकर, मतलब मैं ऐसा समझ रही हूँ, कंजर्वेटिव और रिजिड टाइप की। नहीं नहीं नहीं, ये लास्ट टाइम जब हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था तो शायद अनु अभी है या नहीं, लेकिन अनु ने भी मुझे यही चीज बताई थी ऑर्थोडॉक्स का मतलब। लेकिन ऑर्थोडॉक्स जो होता है, ऑर्थोडॉक्स का मतलब है जो वेदास में बिलीव करते हैं, वो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है। जो वेदास को फॉलो करते हैं, जो वेदास की रियलिटी पे बिलीव करते हैं, वो होते हैं ऑर्थोडॉक्स सिस्टम, आस्तिक सिस्टम। नास्तिक सिस्टम ओके होता है हेट्रोडॉक्स सिस्टम। हेट्रोडॉक्स हमने 3 पढ़े थे, जैनिज्म, बुद्धिज्म, चारवाक फिलोसफी, जिनके खुद के अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, जो किसी के नहीं सुनते, जो कोई वेदास को फॉलो नहीं करते, वो एक्चुअल रियलिटीज पे बेस्ड होते हैं। जो चीज जैसी हो रही है उस चीज को वहां पे वैसे का वैसे ही आप एक्सेप्ट कर लीजिए। वेदास में जो लिखा है वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, ओके तो ओके ओके मैम, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स सिस्टम फर्स्ट सेमेस्टर में सब पढ़ा है लेकिन सब भूल गए हैं। मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ योगा। तो मीनिंग क्या है योग का? तो योग का मतलब तो आपको पता ही है, उसका संस्कृत का वर्ड होता है युज। युज का मतलब तो टू ज्वाइन, यानी किसी भी चीज को मिलना या यूनाइट करना, कंट्रोल करना या डिसिप्लिन करना। तो योग में कम्स फ्रॉम संस्कृत वर्ड युज, जिसका मतलब है टू ज्वाइन, यूनाइट, टू कंट्रोल और डिसिप्लिन। योगा मीन्स यूनियन ऑफ इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस विथ यूनिवर्सल अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, डेफिनेशंस कौन सी हैं योगा की? अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि, योग चित्त वृत्ति निरोध, योग इज द सीजेशन ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ द माइंड। यानी हमारे दिमाग में कोई भी फ्लक्चुएशंस चल रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, तो उससे हमारे दिमाग के ऊपर क्या फर्क आ रहा है, उस चीज को हमें अपने दिमाग में जाने से रोकना है, उस चीज को समझना है। दैट इज एक्चुअली योग। इन भगवत गीता में कहा है समत्वम योग उच्यते। तो योगा इज इक्वनिमिटी, बैलेंस ऑफ माइंड, यानी योग हमारे दिमाग को शांत करके बैलेंस रखने वाली एक क्रिया है। योगा कर्मसु कौशलम, यानी योग जो है वो एक ऐसा एक्शन है जहां पे आपको बहुत ब्लिस मिलती है, जहां पे आपको बहुत पीस मिलती है, आनंद मिलता है। ठीक है, तो योगा एक स्किलफुल एक्शन है। Concept of yoga is a holistic discipline that integrates body, mind and soul। 3 चीजों को लेकर के काम करता है कॉन्सेप्ट ऑफ योगा। पहला है फिजिकल हेल्थ, दूसरा है मेंटल पीस, तीसरा है स्पिरिचुअल ग्रोथ। ठीक है, तो इन 3 चीजों के ऊपर हमारा जो योगा है वो काम करता है। इसमें क्या क्या आते हैं? आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, एथिकल प्रैक्टिसेस में यम और नियम आते हैं। तो ये जो हमारे अष्टांग योग है, यानी 8 लिम्स ऑफ योगा है। कोई बताएगा मुझे कौन कौन से हैं 8 लिम्स ऑफ योगा? यम, नियम, आसना, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। प्रत्याहार कहाँ गया? अयो एक भाई, मिनट। ओके। मैम मैं बोलूं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। यस, वेरी गुड। तो ये हमारे 8 लिम्स ऑफ योग हैं जो कि महर्षि पतंजलि ने हमें दिए हैं, जो हमने योग दर्शन में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। ठीक है, एक हमने पढ़ा था साम की फिलोसफी, ऑर्थोडॉक्स सिस्टम में साम की फिलोसफी, योग दर्शन, न्याय, वैशिष्ट, उत्तर मीमांसा, ये 5 और 6 फिलोसफी हमने ऑर्थोडॉक्स सिस्टम में पढ़ी थी, जो कि वेदास को फॉलो करती हैं, वेदास की रियलिटी पे बेस्ड होती हैं। ठीक है, अब गोल क्या है? हम सब सारी प्रैक्टिसेस आपने कर ली, बट उसका एक्चुअल गोल क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन या लिबरेशन, अपने आप को जानना
और ऊपर जाके या यहीं पे भगवान में लीन हो जाना, अपने आप को पूरा समर्पित कर देना ईश्वर को, अपने इष्ट देव को, अपने गॉड को, अल्लाह को, जो भी चीज बोलता है उसको अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देना। ठीक है, स्कोप क्या है योग का? फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, थेरेपेटिक स्कोप। तो ये हमारे कुछ स्कोप्स हैं योग के लिए। तो फिजिकल लेवल पे स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी और इम्यूनिटी को अच्छा करता है। हम योग करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी हेल्थ अच्छी हो जाती है, हमें कोई बीमारियां नहीं होती हैं, वो थेरेपेटिक स्कोप में आ जाएगा। हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है, हमारी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है योग कर करके कि हमको कभी कोई बीमारियां नहीं होती हैं, तो हम क्योर और प्रिवेंशन की तरफ जा सकते हैं योग की तरफ। ठीक है, स्ट्रेंथ आती है बॉडी में, हमारे मसल्स में, जॉइंट्स में, सब में। मेंटल लेवल्स पे बात करते हैं तो इट रिड्यूसेस स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारा स्ट्रेस यानी तनाव को कम करता है, एंजाइटी जो हमारा चिड़चिड़ापन है, जो हमारा डिप्रेशन है, उस चीज को कम करता है, जो अत्यधिक चिंता करने का जो हम लोग की आदत बन गई है आजकल, हर चीज पे ओवर थिंक करने की, सोचने की, उन सब चीजों को कम करता है योग से। प्लस हमारा कंसंट्रेशन और मेमोरी भी इम्प्रूव करता है। इमोशनल लेवल पे हम देखें तो ये हमारे दिमाग में, बॉडी में, हमारी एक्टिविटीज के बीच में एक स्टेबिलिटी और बैलेंस लेकर के आता है। ये एंगर और फियर को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, स्पिरिचुअल लेवल्स की बात करते हैं तो ये हमें सेल्फ अवेयरनेस की तरफ लेके जाता है और इनर पीस यानी खुद की इनर शांति के लिए। प्लस हेल्प्स इन अचीविंग मोक्षा या लिबरेशन, जो कि हमें मोक्ष की प्राप्ति में हेल्प करता है। थेरेपेटिक स्कोप की बात करें, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि डिसीजेस में भी हेल्प करता है, प्रिवेंशन में, क्योर में। तो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस डिसऑर्डर्स में, क्योंकि स्ट्रेस को कम कर रहा है। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, बैक पेन, किसी भी तरह का कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है, हर चीज को वो ठीक करने में हमारी हेल्प करता है योग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको स्कोप्स वगैरह? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है यस मैम। ओके, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ योगा फिलोसफी। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या हो सकता है योगा फिलोसफी का? तो योगा फिलोसफी हैज इवॉल्व्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स इन इंडिया। ठीक है, यानी बहुत सालों से, प्राचीन काल से वो हमारे देश में है। इट्स डेवलपमेंट कैन बी अंडरस्टूड इन डिफरेंट स्टेजेस, अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग तरह से योगा फिलोसफी का डेवलपमेंट हुआ है। स्टार्ट करते हैं वैदिक पीरियड से, 1500 to 500 बिफोर क्रिस्ट ईस्टर। तो अर्ली रेफरेंसेस टू योगा आर फाउंड इन वेदास। सबसे पहले योग के बारे में हमें कहाँ मिला पढ़ने को? वेदास के अंदर ही सारी चीजें दी गई थी। प्रैक्टिसेस इंक्लूडेड मेडिटेशन, ब्रेथ कंट्रोल, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। ठीक है, क्या क्या? मेडिटेशन, ब्रेथ कंट्रोल एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, इन तीन चीजों के ऊपर वेदास में योग के ऊपर सारी चीजें बताई गई हैं। फोकसेस वाज ऑन रिचुअल्स, सेल्फ कंट्रोल एंड हायर कॉन्शियसनेस, यानी रिचुअल्स, हमारे जो तौर तरीके हैं, हमारे जो हर चीज को करने का एक नियम है, वो अपने आप पे कंट्रोल रखना, हायर कॉन्शियसनेस लेवल्स तक पहुंचना, ये जो सारी चीजें, ये सारी के सारे योग के बारे में कहाँ बताया गया है? वैदिक पीरियड्स में। ठीक है, तो ये तीन चीजें आप लोग याद रखना कि कौन कौन सी प्रैक्टिसेस वेदास में बताया गया है। मेडिटेशन, ब्रेथ कंट्रोल एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, ये तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैदिक पीरियड में जानने के लिए। दूसरा आता है उपनिषदिक पीरियड। अब वेदास के बाद उपनिषद आए 800 to 200 BCE तक। तो बिफोर क्रिस्ट ईस्टर योगा आइडियाज बिकेम मोर फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल। तो यहाँ पे योगा आइडियाज क्या, बहुत ज्यादा फिलोसफिकल हो गया, यानी बहुत लिखा जाने लगा, जिसने जिसको जो लिखना था, जिसने जो समझा, स्पिरिचुअल तरीके से उसको बताना स्टार्ट करा, जो कि उपनिषद में हमें मिला। की कॉन्सेप्ट्स क्या थे इसके? आत्मा और ब्रह्मा। उपनिषद ने हमें बताया है कि योग जो है उसमें क्या होता है, एक आत्मा होता है यानी सोल, और एक होती है ब्रह्मा जो कि यूनिवर्सल रियलिटी है, जिसने ये यूनिवर्स बनाया है। ठीक है, तो इन दो के ऊपर काम करता है। तो ये पूरी जो लाइफ है, ये हमारे और हमारे जो ब्रह्मा है, जिन्होंने ये पूरी दुनिया को क्रिएट किया, द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, उन दोनों के बीच में ही पूरा जो बैलेंस है वो पूरा योग फिलोसफी का उपनिषद में बताया गया है। मेडिटेशन इज अ पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। मेडिटेशन सेल्फ रियलाइजेशन का एक पाथ है। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आप अपने आप को जानने की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, शिफ्ट फ्रॉम एक्सटर्नल रिचुअल्स, तो वो एक्सटर्नल रिचुअल से भी अलग होते हैं, इंटरनल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की तरफ भी जाते हैं। ठीक है, क्लियर है वैदिक और उपनिषद सबको? जी मैम। ठीक है, कोई डाउट, कुछ डाउट हो रहा हो कुछ?
मैम वेदक आपने क्या बताया था, 3 चीजों पे फोकस करता है, हाँ, ब्रेथ कंट्रोल, स्पिरिट, हाँ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन एंड ब्रेथ कंट्रोल, 3 मेडिटेशन। ओके मेडिटेशन, ओके। ब्रेथ कंट्रोल एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। ठीक है, उपनिषद हमारी आत्मा और ब्रह्मा को लेकर के चलता है। ठीक है, कि मेडिटेशन से वो सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ हमें लेकर जाएगा। एपिक पीरियड जो है वो 500 बीसीई से 200 सीई तक जाता है। योगा कॉन्सेप्ट्स एलैबोरेट्स इन एपिक्स, यानी भगवत गीता में आप बताया गया है। एपिक पीरियड मतलब भगवत गीता में अब हमें बताया गया, इंट्रोड्यूस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योगा। एपिक पीरियड में अलग अलग तरह के योगा आ गए। कौन कौन से? कर्म योगा, भक्ति योगा, ज्ञान योगा। कर्म योगा कहता है एक्शंस के थ्रू योग करो। भक्ति योग कहता है अपने आप को पूरा डिवोट कर दो, अपने आप को पूरा समर्पित कर दो। ज्ञान योग कहता है नॉलेज के बेस पे रियलिटी और एक्सपीरियंसेस के साथ योग करो। एम्फेसाइज बैलेंस, ड्यूटी एंड डिटैचमेंट। बैलेंस पता है, माइंड, बॉडी, यूनिवर्स, सबके बीच में एक बैलेंस स्टेबिलिटी बनाना। ड्यूटी अपनी निभाना, और चीजों से डिटैच्ड होके रहना, यानी बिल्कुल दूर होके, मोह माया जिसको हम लोग कॉमनली लैंग्वेज में बोलते हैं उसको। क्लियर है? एपिक पीरियड भगवत गीता है, 3 योग बताए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ठीक है, ये एपिक पीरियड है हमारा। मेन पॉइंट्स याद रखना है, उससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसमें क्या बताया है, किसमें क्या नहीं। ठीक है, फिर आता है हमारा क्लासिकल पीरियड जो कि 200 बीसीई से 400 सीई तक गया है। सिस्टमैटिक योगा फिलॉसफी जो कि महर्षि पतंजलि ने दी है, जो कि योग सूत्रास के ऊपर बेस्ड है। टेक्स्ट है योग सूत्रास, उसमें सारी चीजें हमें मिलती हैं, जिसमें आप लोगों ने बताया अभी, लितु ने और आप लोगों ने, कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, ये सारी चीजें हमें योग सूत्रास के थ्रू महर्षि पतंजलि के टेक्स्ट में मिल जाएंगी। डिफाइंड योगा, योग चित्त वृत्ति निरोधा, अभी हमने पढ़ा, सिजेशन ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ मेंटल मॉडिफिकेशंस। इंट्रोड्यूस करते हैं अष्टांग योगा में, तो उसमें जो आप लोगों ने बताया यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये एक्चुअल में हमारा योग है, अष्टांग योग है। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न योगा फिलॉसफी। अभी हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हम इसी के बेस पे कर रहे हैं, तो ये फाउंडेशन था। आगे जाके कोई चीज कैसे प्रैक्टिस होगी, एक्सपीरियंसेस होगी, तो यहाँ से उस चीज का बेस बना है। ठीक है, ये क्लासिकल पीरियड है जिसमें महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रास बताए, अष्टांग योग 8 लिम्स के ऊपर। ठीक है, फिर आता है पोस्ट क्लासिकल पीरियड, 500 टू 1500 सीई तक चला है वो। डेवलपमेंट ऑफ हठ योगा। अब यहाँ पे पोस्ट क्लासिकल, क्लासिकल में अष्टांग योग, पोस्ट क्लासिकल में हठ योग आ गया। यहाँ पे हठ योग का वो कर दिया। इंपॉर्टेंट टेक्स्ट कौन से है? हठ योग प्रदीपिका, वहां पे कौन सी थी? योग सूत्रास। फोकस ऑन, अब ये किसके ऊपर काम करते हैं? अष्टांग योग हमेशा ऑल ओवर बॉडी के ऊपर काम करता है। हठ योग कहता है पहले फिजिकल प्यूरिफिकेशन करो, फिर कुंडलिनी अवेकनिंग करो, उसके बाद फिर बॉडी माइंड में बैलेंस बनाओ। और हमारा अष्टांग योग कहता है पहले बॉडी माइंड बैलेंस बनाओ, अपने आप को फिजिकली प्रॉपर करो, फिजिकल प्यूरिफिकेशंस करो, उसके बाद आप समाधि की तरफ जाओ। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। मॉडर्न पीरियड की हम बात करते हैं, 19th सेंचुरी से अभी तक चल रहा है, जो अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। योगा स्प्रेड ग्लोबली बाय ग्रेट टीचर्स लाइक स्वामी विवेकानंद और तिरुमलाई कृष्णामाचार्य। इन लोगों ने हमें काफी ज्यादा योग के बारे में, प्रेजेंट तक जो भी सारी चीजें आई, इन लोगों ने हमें पूरा फॉलो करवाया। इन लोगों ने हमें सारी चीजें दी जिसको हम लोग समझ सके और पढ़ सके। योगा अडेप्टेड फॉर हेल्थ एंड फिटनेस। योगा किस चीज के लिए होता है? हेल्थ और फिटनेस के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए और थेरेपीज के लिए। ठीक है, इन चीजों के लिए आज हम लोग योग को इस्तेमाल कर रहे हैं। टुडे योगा इज प्रैक्टिस वर्ल्ड वाइड एज अ होलिस्टिक साइंस ऑफ योगा। ठीक है, ये हमारा मॉडर्न पीरियड आ गया है, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने हमें आज तक जितनी भी प्रैक्टिसेस हम लोग कर रहे हैं, थेरेपेटिक के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट्स के लिए, क्योर के लिए, ट्रीटमेंट्स के लिए, वो सारे उसमें आ गए हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? किसी कोई और डाउट? अब प्लेस ऑफ योगा इन इंडियन फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी यानी दर्शन में योग की क्या जगह है? ठीक है, तो पहला है योग एज वन ऑफ द 6 ऑर्थोडॉक्स सिस्टम। 6 हमारे जो आस्तिक सिस्टम्स हैं, दर्शन से हमारे, उसमें से एक योग उसका पार्ट है। तो योगा इज वन ऑफ द षट दर्शन, 6 ऑर्थोडॉक्स सिस्टम, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांता। तो ये 6 हमारे क्या है? षट दर्शन, 6 ऑर्थोडॉक्स सिस्टम। इसमें से योगा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है।
क्लोज रिलेशन विद सामख्य फिलोसफी, योगा इज प्रैक्टिकल काउंटर पार्ट ऑफ सामख्य। हमने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा था कि सामख्य हमें प्रैक्टिसेस बताता है, योग हमको एक्चुअल रियलाइजेशन बताता है, ठीक है। तो योग इज प्रैक्टिकल काउंटर पार्ट ऑफ सामख्य फिलोसफी, यानी सामख्य फिलोसफी ने जो हमें बताया उसको प्रैक्टिकली करना हमें योगा ने बताया, एक्सपीरियंस किया है, रियलाइजेशन। वाइल सामख्य एक्सप्लेन्स थ्योरी ऑफ पुरुष एंड प्रकृति, योगा बताता है कि उस चीज को आप रियलाइज कैसे करोगे, जो ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां है उन सब चीजों को आप प्रैक्टिस कैसे करोगे। सामख्य फिलोसफी इज इक्वल टू नॉलेज, योगा मतलब प्रैक्टिस। सामख्य फिलोसफी ने हमें तौर तरीके बता दिए हैं, सारी चीजें बता दी, योगा ने हमें प्रैक्टिस करने का तरीका बताया है। तो ये सामख्य फिलोसफी से योगा का कनेक्शन है। फिर आता है प्रैक्टिकल डिसिप्लिन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। तो क्या है प्रैक्टिकल डिसिप्लिन? योगा इज नॉट जस्ट थ्योरी, इट इज अप्लाइड फिलोसफी, यानी ये एक शास्त्र टाइप में है जो कि हमें बहुत सारी चीजें बताता है। इट प्रोवाइड्स टेक्निक्स लाइक आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन। पाथ टू रेवलेशन की तरफ कैसे लेके जाएगा योगा आपको? आपका मेन एम क्या है? फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग, यानी अपने दुखों से दूर हो जाना और लीन हो जाना। लीड्स टू कैवल्य, तो योग हमको वहां तक लेकर के जाता है, ये योग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंटीग्रेशन विद अदर फिलोसफीज, योग सपोर्ट जो है वेदांता, भक्ति एंड कर्म, तीन चीजों को योग हमेशा सपोर्ट करता है। अदर फिलोसफीज के साथ, वेदांता के साथ करता है सेल्फ रियलाइजेशन में, भक्ति के साथ डिवोशन में, और कर्म के साथ एक्शन में। इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, तो ये जो योग है वो थ्योरी एंड प्रैक्टिस के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, ठीक है। यूनिवर्सल एंड साइंटिफिक अप्रोच, योगा इज यूनिवर्सल बियॉन्ड रिलीजन, यानी किसी भी धर्म से, सब चीजों से परे है योग। साइंटिफिक है, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस है, लोगों को उन सब चीजों की अनुभूति हुई है, लोगों को उन सब चीजों का एक्सपीरियंस हुआ है, तभी उन्होंने चीजें लिखी हैं, तभी उन्होंने बुक्स लिखी हैं और हम लोगों को चीजें बताई हैं, ठीक है। एप्लीकेबल इन मॉडर्न लाइफ, कैसे? स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेंटल हेल्थ और लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट्स के लिए। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम। ठीक है मैम 5 और 6 फिर से बोलिए। हाँ, इंटीग्रेशन विद अदर फिलोसफी, यानी योगा का दूसरे फिलोसफीज के साथ क्या कनेक्शन है? तो योगा जो है वो वेदांता को सपोर्ट करता है, भक्ति योग और कर्म योग को सपोर्ट करता है। भक्ति जो है उसमें डिवोशन, यानी अपने आप को समर्पित करना। वेदांता में सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को प्रैक्टिस करके प्रत्याहार और धारणा तक की स्टेज, यम से लेके प्रत्याहार धारणा तक की स्टेज लाकर अपने आप का रियलाइजेशन महसूस करना, और कर्म करके अपने आप को उस लेवल तक लेकर जाना। कहाँ तक? हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो है कैवल्य, यानी साल्वेशन या मोक्ष। यूनिवर्सल साइंटिफिक अप्रोच जो है उसमें योगा जो है वो योगा कहता है कि मैं यूनिवर्सल हूँ, जो कि हर रिलीजन, हर धर्म, हर चीज से परे है। तो योग जो है वो आजकल कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि लाइक एक रिलीजन का इंसान कर रहा है, एक रिलीजन का इंसान नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। योगा इज यूनिवर्सल, साइंटिफिक है, एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है, लोगों को एक्चुअल में वो एक्सपीरियंसेस हुए हैं। हमने अगर मेडिटेशन करा है तो हम एक्चुअल में उस स्टेज तक गए हैं, तो हमें उस चीज का एक्सपीरियंस हुआ है कि मेडिटेशन करके हमको क्या क्या रियलाइजेशन हुए हैं, क्या क्या प्रैक्टिसेस हुई हैं, क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तब हम लोगों ने बताया। ऐसा नहीं है योगा सिर्फ लिख दिया है, लोगों ने प्रैक्टिस किया है इसको। स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेंटल हेल्थ और इन सब चीजों पे आजकल मॉडर्न लाइफ में हम लोग योग को यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है दोनों चीजें? ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा षट दर्शन, 6 ऑर्थोडॉक्स सिस्टम। तो पहला हमारा न्याय फिलॉसफी, न्याय दर्शन। बताएगा मुझे कोई क्या है? हमने जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था उसकी बेसिस पे। किसी को भी याद नहीं होगा? हाँ, पढ़ना है भाई, एग्जाम देना है ना फर्स्ट सेमेस्टर का, तब जाके तो सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने को सेंस होगा ना। तो षट दर्शन जो है वो 6 क्लासिकल स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी हैं, जो कि ये एक्सेप्ट करते हैं कि अथॉरिटीज है वेदास, यानी वेदास हैं, उनका एम है टू रिमूव सफरिंग्स एंड मोक्ष को अटेन करना, ठीक है। ये हमारे 6 दर्शनों का मतलब है। तो पहला हमारा है न्याय दर्शन, जिसको गौतम ने दिया है। न्याय फोकस की बात है तो फोकस यहाँ पे किसका रहता है? लॉजिक और रीजनिंग्स पे, यानी हर चीज के पीछे कौन को लॉजिक चाहिए होता है। अगर आपको कोई भी रिचुअल या कोई भी चीज प्रैक्टिस करने को बोली जाएगी तो उसके पीछे का उनको लॉजिक बताना रहेगा और रीजनिंग बताना रहेगी, तब आप उस चीज से सेटिस्फाइड, यानी न्याय सेटिस्फाइड तभी होता है जब आपको उसको हर चीज के पीछे का लॉजिक और रीजनिंग देना होती है। न्याय सूत्रास के ऊपर बेस्ड है। इसके मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वैलिड नॉलेज, यानी प्रमाण जो हम देखते हैं, जो प्रूफ्स हैं,
जो सबूत है उसकी बेसिस पे न्याय बिलीव करता है, ठीक है। इन्फ्रेंस यानी सॉरी, 4 सोर्सेस ऑफ नॉलेज कौन कौन से हैं? परसेप्शन यानी प्रत्यक्ष, जो एक्चुअल में है, जो हमें समझ में आता है। इन्फ्रेंस यानी अनुमान लगाना किसी चीज का कि कौन सी चीज कैसे हो सकती है। कंपैरिजन यानी उपमान करना। टेस्टिमनी यानी शब्द जो है इन सब चीजों के ऊपर, जैसे किसी को कोई एक्सपीरियंस हुआ तो उसने टेस्टिमनी दी कि हाँ मुझे ये प्रैक्टिस करके 15 दिन करके मुझे स्ट्रेस में रिलीव हो गया, मेरा स्ट्रेस मैनेज हो गया, मेरी ब्रीदिंग नॉर्मल हो गई। तो ये सब चीजें हमें इसमें करना होती है। गोल क्या है? गोल एक ही है, अटेन टू नॉलेज टू रिमूव इग्नोरेंस एंड सफरिंग्स, यानी जिस चीज से आपको तकलीफ होती है उन सब चीजों को आपको हटा के सत्य पे यानी एक्चुअल नॉलेज को अटेन करना है। ये हमारा न्याय दर्शन है। क्लियर है न्याय दर्शन सबको? सेकंड है हमारा वैशिष्ट दर्शन। वैशिष्ट दर्शन के हमारे फाउंडर हैं कनाडा। तो फोकस इनका है नेचर ऑफ रियलिटी, यानी जो रियलिटीज हैं उनके क्या क्या नेचर्स हैं उसके ऊपर हम लोग ध्यान देना चाहते हैं, ठीक है। अब की हमारा कॉन्टेक्स्ट आ जाता है, की टेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है वैशिष्ट सूत्रास। उसमें थे न्याय सूत्रास, इसमें है वैशिष्ट सूत्रास। ये इनके बुक्स हैं जो हमें पढ़ने को मिल सकते हैं न्याय और वैशिष्ट सिस्टम्स को समझने के लिए। वैशिष्ट सिस्टम के मेन कॉन्सेप्ट है अटोनिज्म यानी एवरीथिंग मेड ऑफ एटम, हर चीज परमाणु से मिलकर के बनी है। इनकी 6 कैटेगरीज हैं, 6 पदार्थास है। सब्सटेंस, क्वालिटी, एक्शन, जनरलिटी, पर्टिकुलरिटी एंड इनहेरेंस, ठीक है। यानी कोई सब्सटेंस है, उसकी क्वालिटी, उसका एक्शन, उसकी वास्तविकता, उसका जो सामान्य रूप है। पर्टिकुलरिटी यानी क्लियर, एक ही चीज पे फोकस्ड है। और इनहेरेंस यानी प्रमाण यानी अनुमान लगाना किसी चीज का, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे कहाँ पे पदार्थस जो है हमारे वो वैशिष्ट सिस्टम में आते हैं। एक्सप्लेन्स द फिजिकल वर्ल्ड साइंटिफिकली, ठीक है। जो हमें फिजिकल वर्ल्ड बताता है साइंटिफिकली, मतलब प्रैक्टिसेस करके, रिसर्चेस की बेस्ड पर। अब साम के दर्शन के हमारे फाउंडर जो है वो कपिल हैं, सेज कपिल। फोकस जो है डुअलिटीज यानी 2 रियलिटीज, पुरुष और प्रकृति के ऊपर बेस्ड है। तो इनके मेन कॉन्सेप्ट है पुरुष यानी कॉन्शियसनेस, जो कि फ्री फ्रॉम साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, हर चीज से वो अलग है, निर्गुण है। प्रकृति जो है वो मैटर है, वो एक्चुअल में रियलिटीज है जिसमें सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 क्वालिटीज होती हैं। 24 तत्व होते हैं हमारे इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स के लिए। 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, ठीक है। तो ये हमारी साम की फिलॉसफी है जिसका गोल है लिबरेशन। कैसे? नॉलेज और डिस्क्रिमिनेशन की बेसिस पे हम लिबरेशन की प्राप्ति कर सकते हैं। आता है हमारा योग दर्शन। योग दर्शन के फाउंडर है हमारे महर्षि पतंजलि। योग सूत्रास में मिलता है, फोकस है इनका प्रैक्टिकल डिसिप्लिन ऑफ माइंड एंड बॉडी, यानी अपने दिमाग और बॉडी के ऊपर आपको वो बैलेंस बनाना है, वो प्रैक्टिकल डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना है, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो योगास चित्त वृत्ति निरोधः, ठीक है। तो योग इज द सीजेशन ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ मेंटल मॉडिफिकेशंस। अष्टांग योग जो है उसके 8 लिम्स होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये 8 लिम्स के ऊपर हमारा पूरा फोकस्ड है योग के लिए। योग का काम है कंट्रोल माइंड एंड अटेन कैवल्य यानी लिबरेशन। मीमांसा दर्शन, सॉरी, माइंड और उसको केवल्य को वो करने के लिए आपको माइंड को कंट्रोल करना रहेगा। अगर आपका माइंड कंट्रोल होता है तो आप केवल्य की प्राप्ति कर सकते हैं, यानी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। 5th आता है हमारा मीमांसा दर्शन। मीमांसा के फाउंडर हैं जैमिनी। फोकस है इनका रिचुअल्स और ड्यूटीज पर, यानी हम जो कर्म कर रहे हैं उसके ऊपर इनका फोकस है। इनका टेक्स्ट है मीमांसा सूत्रास। सभी के उनके नाम से, सूत्रास के नाम से टेक्स्ट है जिसपे हमें वो मिल सकते हैं। इनका मेन कॉन्सेप्ट है वैदिक रिचुअल्स को फॉलो करना, वहां पे उसकी इंपॉर्टेंस है। हमारा जो धर्म है, हमारी जो ड्यूटीज हैं, कर्म है, उसके रिजल्ट्स हैं, इन सब चीजों पे जो मीमांसा है हमारा वो फॉलो करता है, ठीक है। मीमांसा दर्शन कर्मों के ऊपर। अटेन हेवन एंड राइटियडनेस विथ थ्रू प्रॉपर एक्शंस, प्रॉपर एक्शंस के थ्रू, यानी सही धर्म के रास्ते पर चलकर आप जाके हेवन और राइटेडनेस यानी सही चीज को, कैवल्य को पा सकते हो। फिर आता है 6th एंड लास्ट है हमारा वेदांता दर्शन। वेदांता दर्शन जो है वो है बदारायना, उन्होंने उसके फाउंडर हैं। इनके टी टेक्स्ट है उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्रास में मिल जाता है वेदांता दर्शन हमको। इसका फोकस है अल्टीमेट रियलिटी, यानी जो क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स है, हमारे जो ब्रह्मा है उनके ऊपर। इनके मेन कॉन्सेप्ट्स हैं यूनिटी ऑफ आत्मा एंड ब्रह्मा, वर्ल्ड एज इल्यूजन,
माया। यानी उनका ये कहना है कि जब आत्मा और ब्रह्मा की यूनिटी हो जाएगी तो ये दुनिया सही तरीके से चलेगी। वर्ल्ड एज इल्यूजन, ये जो दुनिया है वो सिर्फ एक मोह माया है। और पास हमारे कौन कौन से हैं जिसपे हमें चलना है वेदांता के थ्रू, वो है ज्ञान, भक्ति और कर्म योग पे, और मोक्ष की प्राप्ति नॉलेज के थ्रू हमें करना है। क्लियर हो क्या है यहाँ तक सबको? 6 हमारे दर्शन से वो क्लियर हो चुके हैं। हेलो मैम मैम, वेदांता दर्शना में जो 3 नंबर है ब्रह्म सूत्र, वो क्या है? ब्रह्म सूत्र जो है वो एक टेस्ट है जिसमें कि हमारे ब्रह्मा के बारे में सारी चीजें बताई गई हैं, यानी जो क्रिएटर हैं इस यूनिवर्स की, उनकी क्वालिटीज, उनके एक्शंस, वो ये सब चीजें बताई हैं। तो उसमें एक्चुअल में रियलिटीज दी हुई हैं, जो क्रिएटर है उन्होंने कैसे इस दुनिया को बनाया, धर्म क्या है, सब चीजें चलाने वाली चीजें वो लिखा है उसमें। ओके। किसी को कोई डाउट है? हेलो, ठीक है, तो ये एक यूनिट खत्म हो गई है। थोड़ा सा 10 मिनट का ब्रेक रखते हैं, फिर हम सेकेंड यूनिट अपनी स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो 55 पे हम एग्जैक्ट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? सभी लोग समय से ज्वाइन कर लें। 55 पर एग्जैक्ट सेकेंड यूनिट हम स्टार्ट करते हैं, और कोशिश करेंगे सेकेंड यूनिट भी खत्म ही हो जाए आज। जी मैम।
हेलो। यस मैम। आ गए सभी लोग? 2 लोग कम हैं। लोग 9 लोग थे, 2 लोग कम हैं अभी। ठीक है, एक और, जस्ट 1 मिनट और रुकते हैं। स्क्रीन विजिबल है फिर से? यस मैम। यस ठीक है। यस। तो पहला यूनिट जो था सारे दर्शंस और योग का क्या मतलब है, योग के स्कोप्स क्या हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, सबको क्लियर है फर्स्ट यूनिट जो थी? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, यानी नेक्स्ट क्लास सैटरडे को जो होगी, सब पढ़ के आना। हम लोग स्टार्टिंग में थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स करेंगे कि ये चीज क्या होती है, ये चीज क्या होती है, तो अभी फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो सेकंड जो सैटरडे आपको क्लास रहेगी वो थोड़े से क्वेश्चन आंसर के बेस पे रहेगी, क्योंकि फिर ऐसे आप लोग नहीं पढ़ोगे। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लिया करेंगे इनिशियली 10 मिनट क्लास में, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो यूनिट सेकंड है हमारा साम की फिलॉसफी, जो कि हमारे दर्शनों में सबसे ऊपर है, जो कि योग का फाउंडेशन है। तो साम की फिलॉसफी क्या है? साम की मीन्स है नंबर और एन्यूमरेशन, यानी नंबर्स जो हैं, जैसे उन्होंने हमें वृत्तिज बताई हैं, हमें तत्व बताए हैं, एवोल्यूशन के तरीके बताए हैं, वो सारी चीजों को देखना है साम के। इट रिफर्स टू द फिलॉसफी दैट एक्सप्लेन्स रियलिटी थ्रू सिस्टमेटिक एनालिसिस एंड काउंटिंग ऑफ प्रिंसिपल्स, यानी तत्वाज। यानी ये किस चीज के लिए है? ये रियलिटीज बताती है कि हमारी जैसे पुरुष प्रकृति है तो वो रियल में है, पुरुष प्रकृति का कॉम्बिनेशन उन्होंने बताया तो वो रियल में है। उसका एनालिसिस, उसके काउंटिंग्स क्या हो सकते हैं प्रिंसिपल्स के, हमारे कितने प्रकार के तत्व हैं, हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम तत्व बोलते हैं वो कितने थे, इन सारी चीजों को जो चेक करता है वो है हमारी सामख्य फिलॉसफी। इसके फाउंडर है सेज कपिल। नेचर ऑफ साम की फिलोसफी तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम है। डुअलिस्टिक फिलोसफी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 अल्टीमेट रियलिटी के ऊपर बिलीव रहता है। कौन कौन सा 2 अल्टीमेट रियलिटीज है हमारी? पुरुष एंड प्रकृति। एथिस्टिक यानी डज नॉट एम्फसाइज गॉड एज क्रिएटर, ये ऐसा नहीं बोलती है कि गॉड ने सारी चीजें बनाई है, बल्कि पुरुष और प्रकृति ने मिलकर सारी चीजें क्रिएट करी है। गॉड ने पुरुष प्रकृति को बनाया है, पुरुष प्रकृति ने मिलकर चीजें क्रिएट करी है, ऐसा साम की फिलोसफी का मानना है। बेस्ड ऑन लॉजिक एंड नॉलेज, ज्ञान, ठीक है? तो जो भी लॉजिक है, नॉलेजेस है, उसकी बेस के ऊपर ये चीजें चलती है, इसका बिलीव रहता है साम की फिलोसफी का। साम की फिलोसफी का एम है टू रिमूव सफरिंग्स, यानी दुखों से दूर हो जाना, टू अटेन लिबरेशन यानी कैवल्य की प्राप्ति, विवेक के तौर पे, सच जो जो सत्य नॉलेज है उसकी तौर पे, ठीक है? इंपॉर्टेंस इन योग की, तो योग में साम की फिलोसफी क्यों इंपॉर्टेंट है? तो साम की फिलोसफी ने एक थियोरेटिकल फाउंडेशन दिया योगा को, तभी जाके योग दर्शन में प्रैक्टिसेस के बारे में इतना ज्यादा बिलीव हुआ है और इतना ज्यादा बात हुई है। योग जो है वो महर्षि पतंजलि ने दिया है, जिसके ऊपर सारे ही प्रिंसिपल्स प्रैक्टिकली अप्लाई होते हैं। साम की जो है उसका मतलब है थ्योरी, योग का मतलब है प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट ऑफ पुरुष और प्रकृति, साम की जो है वो बताती है कि जो पूरा ब्रह्मांड है दो फंडामेंटल रियलिटीज के ऊपर बेस्ड है। पहला है पुरुष, दूसरा है प्रकृति। पुरुष का मतलब होता है कॉन्शियसनेस, यानी प्योर कॉन्शियसनेस, सोल, सेल्फ, जो आत्मा है जिसका कोई आकार नहीं है, जो निराकार है, निर्गुण है, जिसका कोई गुण नहीं है, सेल्फ है, कॉन्शियसनेस है, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इटर्नल यानी हमेशा है, कभी मरती नहीं है, अनचेंजिंग है, कभी ऐसे उसके रूप नहीं बदलते हैं, प्योर अवेयरनेस है, नॉन एक्टिव है, डू नॉट परफॉर्म एक्शन, जो कि एक्शंस परफॉर्म नहीं करती, वो सिर्फ संस्कारास कैरी करती है, बियॉन्ड माइंड एंड बॉडी,
माइंड और बॉडी के परे है, मैनी इन नंबर, ईच इंडिविजुअल हैज अ पुरुष। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, लाइक अ साइलेंट ऑब्जर्विंग वॉचिंग एवरीथिंग। तो आत्मा जो है, पुरुष जो है वो साइलेंट ऑब्जर्वर होता है जो हमारी बॉडी एक्शंस परफॉर्म करती है उसके लिए। सेकंड आता है प्रकृति। प्रकृति क्या है? मैटर है, नेचर है। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अनकॉन्शियस बट इनएक्टिव, सॉरी अनकॉन्शियस बट एक्टिव। ये अपने लिए इतना ज्यादा कॉन्शियस नहीं है अपनी चीजों को लेकर, जैसे हमें इतना कॉन्शियसनेस नहीं है, इतनी पावरफुल नहीं है हमारी लर्निंग, हमारी मेमोरीज, सारी चीजें। तो इसलिए ये हम मटेरियल कॉजेस है, लेकिन एक्टिव हम ही रहते हैं, लेकिन एक्टिव हमारी फिजिकल बॉडी ही रहती है। और एवर चेंजिंग एंड डायनेमिक, हमेशा चेंज होती है, कभी मोटे कभी पतले, कभी कैसा आकार कभी कैसा आकार, कभी छोटा कभी बड़ा। तो हमारा जो फिजिकल बॉडी है उसके आकार बदलते रहते हैं। सोर्सेज ऑफ ऑल फिजिकल मेंटल क्रिएशंस, हर चीज का सोर्स है। कंपोज ऑफ 3 गुणास, 3 गुणास से मिलकर बनी है, सात्विक राजसिक तामसिक। सत्व रजस तमस। तत्व जो है वो प्योरिटी है यानी पवित्रता, बैलेंस। रजस जो है वो एक्टिविटी और एनर्जी है। तमस जो है वो एक इनर्शिया और डलनेस है। एवोल्यूशन फ्रॉम प्रकृति, अब एवोल्यूशन कैसे हुआ इसका प्रकृति से? प्रकृति एवोल्यूशन जो है वो 24 तत्वों के बेसिस पे हुआ है। 24 तत्व कौन कौन से हैं? महत तत्व, महत अहंकार। तो जो महत तत्व है यानी इंटेलेक्ट यानी बुद्धि जो है, ठीक है, वो है इंटेलेक्ट। और ईगो, अहंकार, अहंकार जो है वो हमारा ईगो है, जो हर इंसान में है, हर फिजिकल बॉडी में कैरी होता है और कभी बढ़ता है कभी कम होता है। माइंड है यानी मनस है, जो हमारे चित्त है, उनको हम देखेंगे। माइंड और मनस क्या होते हैं, कोई मुझे बताएगा? व्हाट इज माइंड? मैंने 5 टाइप्स के मनस बताए थे आप लोगों को। कहाँ गए भाई साहब? एनीवे, माइंड जो है, मनस, वो 5 प्रकार के होते हैं। क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़ा, एकाग्र, निरोधी। ये 5 प्रकार के हमें मनस है, जो हमारी स्टेजेस ऑफ माइंड है, जिसके बेस पे हम चलते हैं। ठीक है, फिर हम आता रहा सेंसर्स और एलिमेंट्स। हमारे जो सेंसेस हैं, एलिमेंट्स हैं, उसकी बेसिस पे हमारा पूरा इवोल्यूशन चलता है। अब पुरुष और प्रकृति के बीच में क्या रिलेशन है? पुरुष जो है वो कॉन्शियस है लेकिन इनएक्टिव है, यानी उसको पता सब है लेकिन वो एक्टिवली काम नहीं करता। प्रकृति एक्टिव है लेकिन उसको कुछ पता नहीं है, वो सिर्फ चल रही है उसकी सीखी हुई चीजों पर। ठीक है, व्हेन पुरुष कम्स इन कॉन्टेक्ट विद प्रकृति, क्रिएशन होता है, माइंड बॉडी वर्ल्ड बनता है, जब पुरुष और प्रकृति का मिलन होता है। सिंपल एनालॉजी हम देखें तो पुरुष जो है वो एक लाइट है, यानी एक उजाला है, एक कॉन्शियसनेस, एक बिंदु है जहां से सारी कॉन्शियसनेस हमें मिल रही है। प्रकृति जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, हम जो फिजिकल बॉडी है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है। विदाउट लाइट ऑब्जेक्ट को कुछ नहीं दिखाई देगा, विदाउट ऑब्जेक्ट लाइट का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लाइट होके करे भी क्या जब तक उसके पास ऑब्जेक्ट नहीं, तो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, इसलिए इन दोनों का रिलेशन, उन दोनों का कॉम्बिनेशन इज इंपॉर्टेंट। अब कोज ऑफ बॉन्डेज क्या है? बॉन्डेज यानी किसी भी चीज से जुड़ाव। तो बॉन्डेजेस क्यों बुरे माने जा रहे हैं, क्यों उनको हटाने के लिए बात किया जा रहा है, क्यों डिटैचमेंट की बात हो रही है, वो हम समझेंगे। इग्नोरेंस का मतलब है अविद्या, हमें सही ज्ञान का मतलब ही नहीं पता। तो वो पुरुष को क्या करता है? मेक्स पुरुष आइडेंटिफाई विद प्रकृति। तो पुरुष आइडेंटिफाई करता है किसके साथ? प्रकृति के साथ मिलता है, जहां से ईगो, अटैचमेंट और सफरिंग स्टार्ट होती है। जहां पे ईगो आया वहां पे अटैचमेंट्स आ गए लोगों के साथ, और वहीं से आपके दुख शुरू हो गए। तो इसलिए कॉज ऑफ बॉन्डेजेस यानी कि अविद्या इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज, यानी इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज। फिर आती है लिबरेशन की बात। क्या बोलिए? अचीव्ड व्हेन पुरुष रियलाइजेस इट इज सेपरेट फ्रॉम प्रकृति। जब पुरुष को ये लगने लग जाता है कि वो अपनी जो फिजिकल बॉडी है, प्रकृति है, उससे अलग है, तो वो कैवल्य की तरफ पहुंच जाता है। यानी जब सोल शरीर को छोड़ करके ब्रह्मा में लीन होना चाहती है, वो लिबरेशन है, वो कैवल्य है, वो मोक्ष है। दिस नॉलेज इज कॉल्ड एज विवेक यानी डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब है फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग्स। यहां तक क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, मैम क्या क्लियर नहीं है लितू? मैम ये प्रकृति पुरुष का पूरा कॉन्सेप्ट फिर से समझा दीजिए। तब से बोलना था ना कि मैम नहीं आ रहा है समझ में, वो तो पूरा यूनिटी हो गया। खैर, तो पुरुष जो है कॉन्शियसनेस है, पुरुष जो है कॉन्शियसनेस मतलब सोल है, सेल्फ है,
और कैरेक्टरिस्टिक्स उसके क्या है? इटर्नल, जो कभी मरता नहीं है, जिसका कभी आकार बदलता नहीं है, प्योर अवेयरनेस है, कॉन्शियस है, और माइंड और बॉडी के परे है, ठीक है। और प्रकृति जो है वो फिजिकल बॉडी है जो कि कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, यानी उसको चीजों का याद नहीं है, लेकिन एक्टिवली काम वही करती है, जिसके 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। सत्व जो होता है वो प्योर होता है, पवित्र, बैलेंस। रजस जो है वो एक्टिविटी और एनर्जी के लिए जाना जाता है। तमस जो है वो इनर्शिया, यानी जब आप बहुत थक जाते हो, डलनेस की तरफ, ठीक है, उस तरह का खाना, उस तरह की चीजें, तो वो। अब इवोल्यूशन कैसे हुआ? तो प्रकृति से जो इवोल्यूशन होता है वो 24 तत्वों की बेसिस पे होता है। तो वो 24 तत्व है। सबसे पहले इंटेलेक्ट, फिर आता है ईगो, फिर आता है मनस। मनस में 5 बताए, मैंने आप लोगों से पूछा तो मुझे कोई आंसर नहीं आया था। मनस हमारे 5 है, विक्षिप्त, क्षिप्त, एकाग्र, मूढ़ा और निरोध। ये 5 हमारी स्टेजेस ऑफ माइंड है, जो कि आप लोग का होमवर्क है कि आप लोग पढ़ के आएंगे कि क्या क्या होती हैं ये 5 स्टेजेस। मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी। सेंसेस और एलिमेंट्स, यानी कर्मेंद्रियां, ज्ञान, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, हमारा ईगो, अहंकार एक एक तत्व हो गया है, और हमारे मनस जो है वो 5 तत्व होगा। तो ये पूरे मिला के हमारे 24 तत्व हो जाते हैं, ठीक है। रिलेशन की बात करते हैं पुरुष और प्रकृति के बीच में। पुरुष जो है वो, उसको पता सब है, लेकिन वो एक्टिवली काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो सोल है, वो सिर्फ चला सकता है बॉडी को। फिजिकल बॉडी जो है वो एक्टिवली काम करती है, लेकिन वो अनकॉन्शियस लेवल पे होती है, यानी उसको कुछ पता नहीं, वो जो चीज जैसी देखती है, जैसे समझती है, उसके बेसिस पे काम करती है। जब पुरुष और प्रकृति के बीच में कॉन्टैक्ट होता है तो क्रिएशन होता है, माइंड, बॉडी और वर्ल्ड का फॉर्म होता है, यानी दुनिया बनती है, बिगड़ती है, दिमाग, शरीर, सब चीजें बनती है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। ठीक है। अब सिंपल एनालॉजी में उन्होंने ये बताया है कि बिना लाइट और बिना ऑब्जेक्ट के एक दूसरे का कोई काम नहीं है। तो लाइट जो है वो कौन है? पुरुष है, और प्रकृति जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो लाइट है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो लाइट का कोई काम नहीं है, ऑब्जेक्ट है तो, और लाइट नहीं है तो ऑब्जेक्ट का कोई काम नहीं है, तो दोनों इसलिए एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो बॉन्डेजेस बताना चाह रहे थे कि बॉन्डेजेस शुरू कहाँ से होते हैं? तो बॉन्डेजेस अविद्या से शुरू होते हैं, इग्नोरेंस, यानी गलत तरह की नॉलेज आपके पास रहेगी तो आप लोगों से जुड़ोगे, आप इंटरनली फील करोगे, लोगों से अहंकार आएगा आप लोगों में, हम लोगों में अहंकार आएगा, अटैच्ड होंगे हम चीजों से। हम अपनी बाइक से अटैच्ड हो जाते हैं, हम अपने घरों से अटैच्ड हो जाते हैं, हम लोगों ने पहला घर लिया था, पहले प्रॉपर्टी ली, हम अपने रिलेशनशिप से इतने ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, तो ये सारी की सारी बाद में जाकर के सफरिंग्स का कारण बनते हैं, यानी दुखों का कारण बनते। तो कॉज ऑफ बॉन्डेजेस क्या है? अविद्या। तो अविद्या एक वर्ड है जो कि हर चीज के पीछे का एक कारण है, गलत तरह की नॉलेज, इग्नोरेंस, सही तरह की नॉलेज का। फिर लिबरेशन और कैवल्य तक हम कैसे पहुंचते हैं? जब पुरुष को ये रियलाइज होता है कि अब वो प्रकृति से सेपरेट है, यानी अब वो शरीर का पार्ट नहीं है, अब वो ब्रह्मा में लीन होना चाहता है, समर्पित होना चाहता है, तब हमको कैवल्य मिलता है, तब हम कैवल्य की तरफ जाते हैं, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग्स, क्लियर है यहाँ तक रितु? जी मैम। ठीक है। और किसी को डाउट है अभी तक? ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स स्टार्ट करते हैं। अब 24 तत्व जो है सांख्य में, उनका इवोल्यूशन हुआ कैसे? सांख्य ने बताया है एंटायर यूनिवर्स इवॉल्व्स फ्रॉम प्रकृति, यानी पूरा जो ब्रह्मांड है वो प्रकृति से बना है, जिसमें 24 तत्व हैं, 24 प्रिंसिपल्स हैं। टोटल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो पहला है प्रकृति, जो कि रूट कॉज है, यानी वहीं से सारी चीजें शुरुआत हुई है। 24 तत्व जो कि मैनिफेस्ट वर्ल्ड है, जो कि बनाया गया है बाद में, और पुरुष जो है वो कि कॉन्शियस ऑब्जर्वर है, जो कि सारी चीजें देखता है, समझता है, लेकिन उसका तत्वों से या मैनिफेस्ट वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ ऑब्जर्वर है, साइलेंट ऑब्जर्वर। इवोल्यूशन प्रोसेस यानी क्रमिक विकास कैसे होता है? तो फ्रॉम प्रकृति महत बुद्धि बनती है सबसे पहले। फर्स्ट प्रोडक्ट, प्रकृति पुरुष मिले तो प्रकृति का फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है? महत बुद्धि, यानी इंटेलेक्चुअल पावर। हमारा जो महत तत्व है वो रिप्रेजेंट्स इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग पावर। आपके अंदर वो इंटेलिजेंस है, हम लोग स्टार्टिंग में, हम सबके अंदर वो सेम इंटेलिजेंस होती है, वो तो जैसे जैसे हम दुनिया में इन्वॉल्व होना स्टार्ट करते तब हम चीजों से दूर होना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो हमारा महत्व पूरा एक तत्व है। दूसरा हमारा है महत अहंकार, यानी ईगो, जो हमारे लिए अंदर आई, यानी हम खुद एक अलग हैं, हम इस परिवार का हिस्सा नहीं है, या हम ब्रह्मा के पार्ट नहीं है, हम जो है वो अलग हैं, हम अलग इंसान हैं। तो ये जो पूरी चीजें हैं वो महत अहंकार के अंदर आ जाती हैं। फिर आता है
महत अहंकार से 3 कैटेगरीज निकलती हैं। सात्विक अहंकार यानी माइंड और सेंसेस का, फिर मनस यानी माइंड, उसमें 5 ज्ञानेंद्रियां जो कि आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, ये 5 क्या है हमारे सेंस ऑर्गन्स है। 5 कर्मेंद्रियाज, एक्शन ऑर्गन्स कौन कौन से, हैंड्स, फीट, स्पीच, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हमारे ऑर्गन्स हैंड्स, लेग्स, टंग, एनस एंड रेक्टम, ये 5 हमारे कर्मेंद्रियाज यहाँ पे प्रोसेसेस दी हुई है। टोटल 11 होगा यहाँ पे। फिर हमारा आता है रास्तिक अहंकार। रास्तिक अहंकार जो है वो क्या है, एनर्जी है, जहाँ पे पावर्स हैं सारी चीजों को करने की। तो इट प्रोवाइड्स एक्टिविटी एंड मूवमेंट, सपोर्ट्स बोथ सत्व एंड तमस। ठीक है, एक्टिविटी और मूवमेंट को प्रोवाइड करता है और सत्व और तमस को सपोर्ट करता है। तो रास्तिक का काम ही है एनर्जी क्रिएट करना, तो इसलिए वो सात्विक और तामसिक दोनों ही क्वालिटीज को सपोर्ट करता है। फिर आता है तामसिक अहंकार जो कि सटल एलिमेंट्स हैं, 5 तन्मात्रास जो कि सटल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये टोटल मिलाती हैं, तो कौन कौन सी हैं तन्मात्रास, साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट एंड स्मेल। अब इन 5 चीजों को एक एक पंचमहाभूता से रिलेट किया गया है। तो बताइए आप लोग कौन कौन से वो पंचमहाभूता जिससे साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट और स्मेल को रिलेट किया गया है। एनीवन, कोई भी बताएगा मुझे। पंचमहाभूतास तो हम सभी को पता होते हैं। मैम जो 5 एलिमेंट्स वही है ना? हाँ, जो 5 एलिमेंट्स है उन्हीं को ये 5 चीजों से रिजेंबल किया गया है। तो मुझे मैम फायर। हाँ, फायर किससे है, हाँ रितु, रितु आपकी ना आवाज कट रही है शायद। साउंड स्काई से कनेक्टेड है मैम, साउंड। ठीक है, वेरी गुड। आकाश, स्काई मतलब आकाश, हमारा जो पंच तत्व है पंच महाभूताज में आकाश। ठीक है, टच किससे कनेक्टेड है, अर्थ। नहीं, टच तो एयर से कनेक्टेड होगा, ओ हमें सॉरी हाथ सॉरी, यस होगा ना स्किन पर। ठीक है, फिर तीसरा फॉर्म, स्पर्श स्किन पर है ना मैम। नहीं फॉर्म का पूछ रही हूँ मैं, टच और साउंड तो हो गया, फॉर्म का क्या है, फॉर्म यानी आकार, रूप, किससे कनेक्ट होना चाहिए रूप, मैम अग्नि। मैम अर्थ से। यस यस, अग्नि से, वेरी गुड लितू। जो रूप है वो अग्नि से कनेक्टेड होगा। फिर टेस्ट किससे कनेक्टेड होगा, टेस्ट किससे कनेक्टेड होगा, अच्छा स्मेल किससे कनेक्टेड होगा, मैम एयर। नहीं, मैम पृथ्वी पृथ्वी। यस रेवती, या वेरी गुड। जो हमारा स्मेल है वो पृथ्वी से कनेक्टेड होगा, यानी मिट्टी, क्योंकि उसकी खुशबू है तो तुम लोग ऐसे करके याद कर सकते हो कि वो उसको रिलेट करेगा। टेस्ट जो है वो वाटर से कनेक्टेड होगा। ठीक है, फॉर्म यानी रूप जो है वो अग्नि से कनेक्टेड है, टच हमारा एयर से कनेक्टेड है, साउंड हमारा आकाश से कनेक्टेड है, जहाँ पे आवाज आती है रेजोनेंस की, ये रहे। ठीक है, स्पेस आकाश से, एयर वायु, फायर अग्नि, वाटर जल, अर्थ, ये समझ में आया। तो ये हमारे तन मात्रास 5 महाभूता से ऐसे कनेक्टेड होते हैं। अब समरी जो है 24 तत्वों की मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहला हमारा क्या आया, बुद्धि। कौन कौन से 24 तत्व हैं, सबसे पहला हमारा है बुद्धि, उसके बाद हमारा है अहंकार, महत तत्व के बाद महत अहंकार, फिर हमारे मनस, मनस में आता है हमारा 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, तन्मात्रास और पंच महाभूतास। हो गए 24। 3 हमारे ये हो गए और बाकी ये 5 5 5 5 20 हमारे ये हो गए, 4 हमारे ये हो गए, सॉरी 24 हो गए। अब इसके बाद बात होती है हमारी 3 गुण। 3 गुण कौन कौन से हैं, क्वालिटीज ऑफ प्रकृति, सत्व, रजस एंड तमस, जो हमारे 3 गुण हैं। तो ऑल ऑफ नेचर यानी प्रकृति इज मेड अप ऑफ 3 गुणास, 3 गुणा से मिलकर के बनी है। पहला है सत्व यानी प्यूरिटी एंड हार्मनी, दूसरा है रजस यानी एक्टिविटी एंड पैशन, तीसरा है तमस यानी इनर्शिया एंड डार्कनेस।
ठीक है। तो सत्व क्या है? लाइट है, क्लैरिटी है, बैलेंस है, जो कि नॉलेज, पीस और हैप्पीनेस से एसोसिएट है, यानी जुड़ी हुई है, जो कि काम माइंड, मेडिटेशन स्टेट, ये सब चीजें हमारा एग्जाम्पल है किसका? सात्विक प्रॉपर्टी का। क्लियर है यहां तक? जी मैम। फिर हमारा आता है रजस, यानी एक्टिविटी और पैशन, जिसमें एनर्जी है, रेस्टलेसनेस यानी किसी भी काम को करने की इतनी ज्यादा चाह कि आपको बेचैनी सी होने लग जाती है, कंटिन्यूस मूवमेंट्स हैं। तो ये डिजायर यानी आपकी चाह इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आपको अब 10, 12, 15 घंटे काम करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको अपने फाइनेंसेस मैनेज करना है। एक्शंस जो है उसकी बेसिस पे डिपेंड करता है आपके एम्बिशन के लिए, आपका जो डिजायर है उन सब चीजों के लिए। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? बिजी माइंड, पूरा टाइम काम कर रहा है, कांस्टेंट थिंकिंग, पूरा टाइम सोच रहा है, तो ये रास्तिक माइंड है हमारा। तीसरा है तमस। तमस जो है वो इनर्शिया और डार्कनेस है, हैवीनेस, इग्नोरेंस, लेजीनेस। ठीक है, ये किससे एसोसिएट करता है? स्लीप, कंफ्यूजन, निगेटिविटी से। ठीक है, एग्जाम्पल है लेजीनेस एंड डलनेस, जहां पे नींद आना, क्योंकि हम बहुत थक गए हैं, लेजीनेस आ गई है, हैवीनेस हो गई है, तो नींद आना, कंफ्यूजन होना, नकारात्मक सोच आपके अंदर आना, आलसीपन, डलनेस, ये सब चीजें। की पॉइंट्स की बात करते हैं तो 3 गुणांश जो है वो हमेशा प्रेजेंट होते हैं। बैलेंस ऑफ गुणांश जो है, अगर तीनों गुणांश में बैलेंस रहता है तो आपकी पर्सनालिटी, बिहेवियर और मेंटल स्टेट, तीनों ही चीजें बहुत अच्छी रहती हैं। क्लियर है यहाँ तक तीनों क्वालिटीज सबको? जी मैम। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डेज एंड लिबरेशन इन सांख्य। अब किसी से जुड़ाव यानी अटैचमेंट और लिबरेशन क्या है सांख्य के हिसाब के? तो बॉन्डेज मतलब है बंध। बॉन्डेज किससे आता है? मैंने अभी बताया आप लोगों को ऊपर। बंद। अच्छा ये अटैचमेंट से आता है मैम। नहीं नहीं नहीं, बॉन्डेज किससे आता है? मैंने आप लोगों को ऊपर ही बताया था एक वर्ड, अविद्या से। याद आया? लैक ऑफ नॉलेज है। yes, मैम। लैक ऑफ नॉलेज, रॉन्ग नॉलेज, इग्नोरेंस ऑफ राइट नॉलेज। तो ये लिखा है, इसलिए मैंने आप लोगों को ऊपर कर दिया था, फिर आप लोग देख के बताओ। इग्नोरेंस इज अविद्या, कंफ्यूजन बिटवीन पुरुष एंड प्रकृति, इन दोनों के बीच का सही नॉलेज हमें नहीं है, तो वो बॉन्डेज है, यानी किसी भी चीज से जुड़ाव है, क्योंकि आपको सही नॉलेज नहीं है किसी भी चीज का। पुरुष इज प्योर कॉन्शियसनेस मिस्टेकनली आइडेंटिफाइज विद बॉडी, माइंड एंड इमोशंस। ठीक है, पुरुष को सब लोग गलती से समझ लेते हैं कि वो बॉडी, माइंड और इमोशंस कंट्रोल पुरुष का है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो किसका है? वो प्रकृति से कनेक्टेड है, बट पुरुष गलत तरीके से समझा जाता है, यानी सोल को गलत समझा जाता है। रिजल्ट्स क्या है? अगर अविद्या रहेगी, पुरुष को गलत समझा जाएगा, तो क्या होगा? दुख आएंगे, अटैचमेंट होगा, ईगो आएंगे लोगों के अंदर, एंड साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, यानी जन्म होगा फिर मरेंगे, फिर जन्म होगा फिर मरेंगे। हर इंसान अपने लिए जीता है, सबको ये नहीं पता कि आप हर चीज से दूर हो, ये सारी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, है ना? तो ये सब चीजें हमको ध्यान में रखना है। तो बॉन्डेजेस सांख्य के हिसाब से समझ में आया, और उसके कारण समझ में आए कि अगर बॉन्डेज होगा तो क्या होगा? दुख, अटैचमेंट, अहंकार एंड साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। अगर मैं मर जाऊंगा तो इस रिश्ते का क्या होगा? अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरी प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? तो ये जो है ये एक तरह का अटैचमेंट है, जो कि एक दुख का कारण है। क्लियर है यहाँ तक बॉन्डेजेस सबको? जी मैम। इसके बाद आता है लिबरेशन। लिबरेशन मतलब कैवल्य, मोक्ष की प्राप्ति। तो मोक्ष की प्राप्ति जो है उसका क्या मीनिंग है? कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग्स, यानी अपने दुखों से पूरी तरह से दूर हो जाना, निवृत्त हो जाना। सेपरेट ऑफ पुरुष एंड प्रकृति, जहां पे पुरुष प्रकृति से अलग हो जाता है, यानी सोल बॉडी को छोड़कर चली जाती है, तभी उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। कैसे मिल सकता है? राइट नॉलेज के थ्रू, विवेक और ज्ञान के थ्रू। अंडरस्टैंडिंग कैसे? आई एम नॉट बॉडी और माइंड, मैं किसी भी तरह का शरीर नहीं हूं, मैं सिर्फ एक कपड़ा हूं जो सोल ने पहना हुआ है, और वो चल रही है और वही सारी चीजें चला रही है। मेरा शरीर और दिमाग पे मेरा कुछ नहीं है, जो हम क्रीम, पाउडर,
अपने आप के ऊपर इतना ध्यान देना कि अपने आप को सुंदर दिखाना, अपने आप के ऊपर इतना मनी वेस्ट करना, उससे अच्छा आप अपने मन को बैलेंस करने में, अपनी सोल को प्यूरिफाई करने में आप अपने आप को इन्वेस्ट करोगे. सो दैट इज एक्चुअली अ राइट नॉलेज. आई एम प्योर कॉन्शियसनेस यानी पुरुष. ठीक है. रिजल्ट क्या होता है इसमें, जब हम ये चीज समझ जाते हैं तो कोई अटैचमेंट नहीं रहता है, कोई दुख नहीं रहता है. एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सिर्फ शांति है और हर चीज से सिर्फ मुक्ति है, फ्रीडम है. तो वो एक हमारा जो स्टेट है वो कैवल्य है. ठीक है. सिंपल अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो बॉन्डेजेस मतलब रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, गलत चीज को समझना आपको किसी भी चीज से जोड़ता है, बॉन्डेज करता है. लिबरेशन जो है वो राइट नॉलेज से आता है. क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम. जी मैम. ठीक है. तो यहाँ से आपकी सेकंड यूनिट खत्म हो गई है. कोई एग्जॉस्ट तो नहीं हुआ है? मैं थर्ड यूनिट स्टार्ट कर दूं, पतंजलि योग दर्शन, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है. यस और नो? नो मैम. नो मैम मीन्स क्लास के लिए नो या किस चीज के लिए नो? नहीं 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 मैम, करेंगे, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है ठीक है ठीक है. आई एम एक्सपेक्टिंग दिस ओनली. मैं यही चाह रही थी तुम लोगों से कि भाई तुम लोग हाँ करो, क्योंकि हमें जल्दी खत्म करना है. हमारे पास 10 यूनिट्स हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर के योग दर्शन में. तो आज 2 यूनिट्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं. अभी तक किसी को भी कोई डाउट नहीं है. हम थर्ड यूनिट पे जंप कर रहे हैं. सैटरडे को पहले 10 से 15 मिनट पहले इन यूनिट्स के बारे में डिस्कस होगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है. हमको सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमको उस चीज को रियलाइज करना है. तो हमारा तीसरा यूनिट आता है पतंजलि योग दर्शन, जो कि महर्षि पतंजलि और योग सूत्रास में दिया गया है. महर्षि पतंजलि इज नोन एज द फादर ऑफ क्लासिकल योगा. He systemized yoga philosophy into a clear and systematic form, scientific form. इन्होंने हर चीज को बहुत अच्छी तरीके से बताया है, क्लासिकल फॉर्म ऑफ योगा में बताया है, जिससे कि हमको सारी चीजें बहुत क्लियर हो जाती है. ठीक है. फिर योग सूत्रास की बात करते तो मेन टेक्स्ट है इसका योग सूत्रास, जिसमें 195 वैसे तो टोटल 196 है, लेकिन लोग कुछ हैं वो 195 पढ़ते हैं. तो 196 जो सूत्रास है, अफोरिज्म्स, वो वहां पे हैं, रिटन इन कंसाइज संस्कृत स्टेटमेंट्स. हम जो BNYS वाले हैं, हम लोग पूरे 196 श्लोकास पढ़ते थे. 4 पादास होते हैं उसमें, समाधि, साधना, विभूति एंड कैवल्य, 4 चैप्टर्स योग में. उन चारों चैप्टर्स के टोटल मिला के 196 श्लोक याद करना, उनकी मीनिंग्स पढ़ना, और वो सारी चीजें आती भी थी. तो वो तुम लोगों के में तो पूरी नहीं आएंगी, बट स्टिल तुम लोगों को थोड़ा तो आइडिया होना चाहिए. स्ट्रक्चर ऑफ योग सूत्रास की बात करते तो 4 चैप्टर्स जो मैंने आप लोग को अभी बताया, समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद. समाधिपाद जो है उसका नेचर और गोल योगा का जो है वो हमें समाधिपाद में पढ़ने को मिलेगा. समाधि कितने प्रकार की होती है वो हमें समाधिपाद में पढ़ने को मिलेगा. साधनापाद में सारी प्रैक्टिसेस आ जाएंगी. कौन कौन सी प्रैक्टिसेस आ जाएंगी? यम, नियम, आसन वाली जितनी भी प्रैक्टिकल चीजें हैं वो सारी की सारी इसमें आ जाएंगी. विभूतिपाद जो है उसमें सुपर नेचुरल पावर यानी सिद्धि को प्राप्ति करने के एडवांस प्रैक्टिसेस आ जाएंगी. कैवल्य पाद में आप कैवल्य हैं तो लिबरेशन यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं, फाइनल स्टेट ऑफ फ्रीडम क्या हो सकता है, वो वहां पे आ जाएगा. क्लियर है आप लोगों को? ठीक है. इंपॉर्टेंस ऑफ, मीना आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है. नो मैम. नो ठीक मैम. है. इंपॉर्टेंस ऑफ पतंजलि योग की बात करते हैं तो प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक एंड प्रैक्टिकल पाथ है, जिसमें कि हम लाइन से लाइन वाइज हम बैलेंस करके चीजों पे चल सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं और आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं. बेस्ड ऑन माइंड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन, तो वो अपने माइंड पर कंट्रोल और यानी डिसिप्लिन यानी नियम के साथ, कानून के साथ, अनुशासन के साथ हम चल सकते हैं. ठीक है. क्योंकि उसमें यम नियम है, उसके बाद आसन है, इन सब चीजों को हमें देखना होता है. फिर आता है ब्रिजेस फिलोसफी एंड प्रैक्टिसेस. तो ये फिलोसफी और प्रैक्टिसेस को भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है पतंजलि योग. डेफिनेशन ऑफ योगा हम ऊपर पढ़ चुके हैं. योग चित्त वृत्ति निरोधा, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा. मीनिंग है योग मतलब है यूनियन यानी डिसिप्लिन, किसी भी चीज को जोड़ना अनुशासन के साथ. चित्त जो है वो माइंड यानी इंक्लूडिंग इंटेलेक्ट एंड ईगो. वृत्ति यानी मॉडिफिकेशन, फ्लक्चुएशंस. निरोध यानी कंट्रोल, सीजेशंस. ठीक है.
फुल मीनिंग है योगा एक ऐसा कंट्रोल है जो कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस एक्सप्लेनेशन में है। द माइंड इज ऑलवेज एक्टिव विद थॉट्स। जो आपका माइंड है वो हमेशा थॉट्स और इमोशंस और डिजायर्स के लिए एक्टिव रहता है। जो फ्लक्चुएशंस है वो कौन कौन सी है, वृत्तिज होती है, यानी कि जो आपके अंदर दुखों को और डिस्टर्बेंसेस को क्रिएट करती है। फिर योगा जो है वो क्या करता है, उन सब चीजों को रोकता है और अपने कंट्रोल में लेता है। जो हमारी वृत्तिज हैं उनको अपने कंट्रोल में लेता है। जब आपका माइंड स्टिल हो जाता है यानी एक हो जाता है तो ट्रू नेचर ऑफ सेल्फ यानी पुरुष वहां पे आता है। वन एक्सपीरियंस पीस एंड क्लैरिटी। तो जब पुरुष एक्टिवेट होना स्टार्ट यानी आत्मा अपना कंट्रोल लेती है तब आप बिल्कुल शांत हो जाते हो और स्थिर हो जाते हो। तो वो चीज तभी हो पाएगी क्योंकि आत्मा एक्टिवली अपना कंट्रोल नहीं लेती, यानी पुरुष आपकी बॉडी के ऊपर एक्टिवली अपना कंट्रोल नहीं लेता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाएंगे, तब जाके वो कंट्रोल आपकी तरफ आएगा। ठीक है। फिर एग्जाम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है माइंड इज इक्वल टू लेक, थॉट्स इज इक्वल टू वेव्स। यानी हमारा जो दिमाग है वो एक तालाब या नदी या समुद्र की तरह है, बहुत जिसमें बहुत ज्यादा हलचल्स होती हैं। तो थॉट्स हैं वो तूफानों की तरह यानी लहरों की तरह है। तो उससे आप क्लियर समझ में आता है। ठीक है। अब व्हेन वेव्स स्टॉप वाटर बिकम्स काम। और जब लहरें नहीं उठती हैं, पानी बिल्कुल शांत हो जाता है, तब आपको सारी चीजें यानी हमारी जब वृत्तिस पर हमारा कंट्रोल हो जाएगा, जब हम टेंशन्स नहीं लेते हैं, जब हम बहुत रिलैक्स्ड होते हैं, तो हमारा दिमाग शांत तरीके से सोच पाता है, चीजों को समझ पाता है, क्लियरली देख पाता है। क्लियर है ये एग्जाम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग माइंड की? यस मैम। इंपॉर्टेंस ऑफ दिस डेफिनेशन उन्होंने पूछा है। तो सेंट्रल आइडिया ऑफ एंटायर योगा फिलॉसफी, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसमें? आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, 3 प्रैक्टिसेस के ऊपर ज्यादा जोर दिया इन्होंने। प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है इसका? जब आप थॉट्स, अपने विचारों पर, अपने इमोशंस और अपने रिएक्शंस पर, यानी आपको किसी ने आपको थॉट्स मतलब किसी ने आपको कुछ बोला और आपने कंटिन्यूअसली 2 घंटे उस चीज के बारे में सोच सोच के उसको ओवरथिंक करके इतना बड़ा बना लिया। उससे प्रॉब्लम किसको हुई? आपको, आपके माइंड को। आपके माइंड में वो फ्लक्चुएशंस आए जो आपको कंट्रोल करना थे और ओवरकम करना चाहिए थे। सेकंड है इमोशंस। ठीक है। इमोशंस यानी अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। हर छोटी छोटी चीज में अपने आप को अटैच फील करके, बेचारा फील करके रोने गाने से अच्छा है आप अपने आप में वो स्ट्रेंथ लेकर के आओ। फिर आता है रिएक्शंस। तो अपने रिएक्शंस पर कंट्रोल करना, यानी किसी ने आपको कुछ बोला, उसके रिएक्शंस में आपको कब कहाँ पे क्या बोलना है वो अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। अब अननोइंगली हम पहले कर देते हैं, फिर बाद में हम पछताते हैं कि अरे नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। तो प्रैक्टिकल मीनिंग यानी तीनों चीजों पे कंट्रोल करना, थॉट्स, इमोशंस एंड रिएक्शंस। ये जब तीनों चीजें आ जाएंगी तो हम मेंटल पीस, कंसंट्रेशन, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ चले जाएंगे। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब स्ट्रक्चर जो महर्षि पतंजलि जी ने हमें बताया है योग सूत्रास में, तो योग सूत्रास डिवाइडेड इनटू 4 चैप्टर्स, मैंने आपको बताया अभी। तो पहला हमारा जो चैप्टर है समाधि यानी चैप्टर ऑन कंसंट्रेशन, जहाँ पे हम समाधि के ऊपर बात करेंगे। इसमें फोकस की बात करते हैं तो नेचर, डेफिनेशन एंड गोल ऑफ योगा के ऊपर हम काम करेंगे समाधि पार्ट में, यानी हमारा नेचर क्या है, हम जो चीजों की तरफ चल रहे हैं तभी हम समाधि तक जाएंगे, और डेफिनेशंस और गोल ऑफ योगा तो हम वो देखेंगे। की कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो योगा चित्त वृत्ति निरोध यहाँ पे भी आ गया, यानी नेचर ऑफ चित्त। चित्त जो है उसका क्या नेचर है, उसके मॉडिफिकेशंस क्या है, वो हम समाधि बाद में पढ़ेंगे। कितने टाइप्स की समाधि होती है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि, वो हम पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ ईश्वर और ईश्वर प्राणिधान ये हम पढ़ेंगे। हमारा एम क्या है इन सब चीजों को पढ़ने का, वॉट योगा इज एंड इट्स फाइनल गोल। ठीक है, यानी योग क्या है और योग का फाइनल गोल क्या है, समाधि। तो समाधि हमें पढ़ना है। ठीक है, अब कंफ्यूज मत होना कि मैम कभी समाधि कभी कैवल्य, तो समाधि ही कैवल्य है। ठीक है, समाधि के बाद ही कैवल्य हमें मिलता है। तो दूसरा चैप्टर हमारा है साधना पाठ, जो कि प्रैक्टिसेस के ऊपर बेस्ड है, जिसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, डिसिप्लिन ऑफ योगा है। कोई कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो क्रिया योग यानी तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तपस इज डिसिप्लिन यानी अनुशासन, स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी, खुद के बारे में जानना, ईश्वर प्रणिधान यानी अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देना। तो इन तीन चीजों के ऊपर क्रिया योग में बात हुई है, जिसमें साधना पाद में हम पढ़ेंगे 5 क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अष्टांग योग में 8 लिम्स हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि हम
कहाँ पढ़ेंगे? साधना योग में, यानी सारी 8 लिम्स ऑफ प्रैक्टिसेस हमें पढ़ना है। इसका क्या एम है? अगर आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हो तो आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। क्यों? कैसे? जैसे कि यम नियम को फॉलो करेंगे, फिर आसन में आएंगे, फिर प्राणायाम में आएंगे, फिर प्रत्याहार यानी विड्रॉवल ऑफ सेंसेस, अपने सेंसेस को अपने कंट्रोल में लेंगे, फिर ध्यान धारणा समाधि के थ्रू आप अपने दिमाग को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है। थर्ड चैप्टर है विभूति पाठ, जो कि पावर्स के ऊपर है, फोकस करता है एडवांस प्रैक्टिसेस एंड सुपरनेचुरल पावर्स यानी कुंडलिनी एंड ऑल। फिर की कॉन्सेप्ट्स क्या है? धारणा, ध्यान, समाधि, 3 चीजों को मिलकर संयम बनता है, उसके ऊपर हमने विभूति पाठ में पढ़ाई करना है, यानी पावर्स के ऊपर काम करना है। डेवलपमेंट ऑफ सिद्धीज, अब सिद्धीज कैसे आएंगी? क्लियर वॉइस, क्लियर वॉइस मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना। क्लियर वॉइस मतलब कई बार हम भविष्य की जानने के लिए भी या भविष्य के लिए अनुमान लगाते हैं, वो भी। टेलीपैथी यानी कोई भी चीज हो जाना, जो 2 लोग एक ही चीज सोच रहे हैं वो चीज हो जाना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज आपके अंदर आ जाना। तो वो पावर्स हैं जो 8 जो सिद्धीज के ऊपर हमें काम करना है विभूति पाठ में। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जो पावर्स हैं वो आपका गोल नहीं है, दे कैन डिस्ट्रैक्ट द प्रैक्टिशनर्स। एम की बात करते हैं तो टू एक्सप्लेन हायर स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस और उसके इफेक्ट्स अगर हमें पढ़ना है तो इसलिए हमें विभूतिवाद में प्रैक्टिसेस पढ़ना पड़ेंगे। फिर आता है कैवल्यपात, लास्ट चैप्टर है जो कि चैप्टर ऑन लिबरेशन है। फोकस की बात करते हैं तो फाइनल गोल ऑफ योगा क्या है? कैवल्य, यानी समाधि के बाद हमें मोक्ष की प्राप्ति होना। नेचर ऑफ माइंड एंड कॉन्शियसनेस हमें देखना है। सेपरेशन ऑफ पुरुष इन प्रकृति देखना है। फ्रीडम फ्रॉम कर्म एंड रीबर्थ हमें देखना है। ठीक है। इसका एम होता है टू एक्सप्लेन अल्टीमेट फ्रीडम एंड सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है। क्या क्या है? टू एक्सप्लेन अल्टीमेट फ्रीडम एंड सेल्फ रियलाइजेशन, यानी अपने आप को देखना और समझना। अब हमने जो चारों चैप्टर्स पढ़े उसका एक समरी टेबल मैंने बनाया है, जिससे कि आप एक बार में सारी चीजें याद कर सकते हो। तो चैप्टर्स है हमारे समाधि, साधना, विभूति एंड कैवल्य। फिर हमारा है फोकस एरिया है हमारा थ्योरी, यानी समाधि बाद में थ्योरी है, साधना बाद में प्रैक्टिसेस है। विभूति में एडवांस स्टेजेस हैं क्योंकि सिद्धि प्राप्त करना है, और कैवल्य में फाइनल गोल यानी मोक्ष की प्राप्ति। अब मेन थीम क्या है समाधि की? नेचर ऑफ योगा को समझना थ्योरी के थ्रू। फिर प्रैक्टिसेस में मेथड यानी अष्टांग योग हम पढ़ेंगे, 8 लिम्स ऑफ योगा। एडवांस स्टेजेस के थ्रू हमें सिद्धि प्राप्त करना है, और फाइनल गोल हमारा लिबरेशन है। क्लियर है यहाँ तक सबको? जी मैम। ठीक है। तो 3 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। 4th यूनिट थोड़ी सी देखते हैं। अभी तक किसी को कोई भी डाउट, कुछ भी समझ में नहीं आया हो, बताइए। बोलो भाई, कहाँ चले जाते हो? मैम एक बार पढ़ेंगे तो भी डाउट निकलेगा। ठीक है। तो 4th यूनिट स्टार्ट करें फिर हम। तो फिर आप लोग चारों मतलब 4th यूनिट भी मैं कंप्लीट कर दूंगी, अभी वी हैव टाइम, कंप्लीट कर दूंगी मैं। तो उससे क्या होगा कि आप लोग चारों यूनिट पढ़ाना फिर। ठीक है। जी मैम। ठीक है। कितने मिनट में पानी पी लो। लेट्स स्टार्ट। चित्त और वृत्ति की हम बात करते हैं। ठीक है। अब सारी चीजें समझ में आ गई आपको, क्या हम क्यों पढ़ रहे हैं, बॉन्डेजेस, अटैचमेंट, डिटैचमेंट्स, हमारे कारणस क्या हैं, कैसे उन चीज को ओवरकम कर सकते हैं, ये सब चीजें। ठीक है। फिर हमारा आता है चित्त और वृत्ति। तो कॉन्सेप्ट ऑफ चित्त क्या है? माइंड स्टफ, यानी हमारे दिमाग में जो चीजें हैं बॉन्डेजेस के थ्रू जो क्रिएट हुई हैं वो। डेफिनेशन चित्त की बात करते हैं तो इन द योग सूत्रास बाय महर्षि पतंजलि, महर्षि पतंजलि के थ्रू योग सूत्रास जो है हमें जो दिया है, जिसमें 196 अफोरिज्म्स यानी श्लोक हैं। चित्त रेफर्स टू द टोटल माइंड फील्ड। ठीक है। जिसमें क्या क्या आता है? माइंड यानी मनस, इंटेलेक्ट यानी बुद्धि, ईगो यानी अहंकार। चित्त का मतलब होता है इंटरनल इंस्ट्रूमेंट यानी अंतःकरण। ठीक है। तो ये चीजें हैं। फिर आता है नेचर ऑफ चित्त क्या है? सटल, यानी वो फिजिकल नहीं है चित्त, और पूरी तरह से प्योर कॉन्शियसनेस भी नहीं है। पार्ट ऑफ प्रकृति, प्रकृति का पार्ट है।
कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड एक्टिव, हमेशा बदलता रहता है। कभी हमारा दिमाग बहुत शांत हो जाता है, कभी हमारे अंदर बहुत सारी निगेटिविटी आ जाती है, कभी हम बहुत ज्यादा ओवर थिंक करने लग जाते हैं, कभी हम बहुत ज्यादा चीजों को सोचने लग जाते हैं। तो वो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, एक्टिव है लेकिन, ठीक है। इन्फ्लुएंस बाय 3 गुणास, 3 जो गुणास है उनसे इन्फ्लुएंस है। कौन कौन से हैं वो गुणास? सात्विक, राजसिक एंड तामसिक, जो 3 गुणास है उनसे वो इन्फ्लुएंस्ड है। तो कंपोनेंट्स ऑफ चित्त की बात करते हैं हम। पहला है हमारा मनस। मनस मतलब है माइंड, जो कि सेंसरी इंफॉर्मेशंस को रिसीव करता है। हमने क्या देखा, हमने क्या सुना, हमने क्या टेस्ट किया, हमने क्या टच किया, ये सारे सेंसरी इंफॉर्मेशंस कहाँ जाते हैं? मनस यानी माइंड के अंदर। डाउट्स और प्रोसेसेस, थॉट्स कहाँ होते हैं? माइंड में। सारे डाउट्स भी आपका दिमाग चलेगा तभी आपके डाउट्स आएंगे, आपके थॉट्स आएंगे, सारी चीजें प्रोसेस कहाँ होती हैं? माइंड में। दूसरा है बुद्धि यानी इंटेलेक्ट, डिसीजन मेकिंग और डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो डिसीजन, अगर आप में बुद्धि है तभी आप किसी चीज का डिसीजन ले पाएंगे, सही गलत, क्या सही है क्या गलत है, आपके लिए क्या सही हो सकता है, इस सिचुएशन के हिसाब से क्या सही हो सकता है, तभी आप ले पाएंगे। डिस्क्रिमिनेट आप तभी कर पाएंगे। फिर आता है डिटरमाइंस राइट एंड रॉन्ग, आप उन दोनों अंतर कर पाते हैं सही और गलत में, अगर आपके अंदर वो बुद्धि एक्टिव है, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ चित्त में सबसे पहला है मनस, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है अहंकार। अहंकार यानी सेंस ऑफ आई, मैं, जो हम हर चीज में बोलते हैं कि मैंने किया है, ये घर मैंने बनाया है, ये सब मैंने किया है, ये फैमिली मैं चला रहा हूँ, ये मैं ना हूं तो कुछ चले ही ना, मैं ना हूं तो मेरे बच्चों का क्या होगा, ऐसा नहीं। हर कोई अपने लिए, अपने खुद के कर्मास, अपने खुद के संस्कारास के साथ इस दुनिया में, यूनिवर्स में आया है। तो ये जो अहंकार है आपके अंदर, जो आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा है, तो वो एक्चुअली गलत है। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स ऑफ चित्ता है? कोई रिपीट करो भाई। मनस, बुद्धि, अहंकार। मनस, बुद्धि, अहंकार। मनस क्या है? माइंड इन्फ्लुएंस्ड बाय त्रिगुणा। ठीक है। बुद्धि क्या है? बोलो कोई, बुद्धि क्या है? इंटेलेक्ट, सोचने समझने की शक्ति। ठीक है। और अहंकार क्या है? मतलब अपने आप को श्रेय देना, अपने आप को ब्रह्मांड से अलग समझना, मतलब सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट कर लेना अहंकार के बेस पे। अपने आप में ही सारी चीजें क्रिएट करना और अपने आप में सब कुछ समझना कि मैं ही हूँ जो हूँ। मैं ही। वेरी गुड। फंक्शंस ऑफ चित्त, तो क्या क्या काम है चित्त के? पहला है थिंकिंग, सोचना, फीलिंग, किसी चीज को महसूस करना, रिमेम्बरिंग, समझना, किसी चीज को याद रखना, इमेजिन करना या डिसीजन मेकिंग करना, ठीक है। इतनी चीजें जो हैं वो क्या है? फंक्शंस ऑफ चित्त। इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन बॉडी एंड कॉन्शियसनेस, यानी बॉडी और कॉन्शियसनेस के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। क्या? चित्त, माइंड हमारा, मतलब जिसमें 3 चीजें, मनस, बुद्धि और अहंकार। अब चित्त और वृत्तिज क्या है? चित्त जो है वो हमेशा एक्टिव है, क्यों? क्योंकि वृत्तिज हैं उसके पास। कौन कौन सी, क्या क्या है उसमें? थॉट्स, इमोशंस और, हाँ, अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि, योगा इज द कंट्रोल ऑफ दीज मॉडिफिकेशंस ऑफ चित्ता। कैसे? तो क्या क्या 5 स्टेजेस जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, यही आ गया है वो, बट स्टिल आप लोग थोड़ा सा उसको समझ के आइएगा कि वो कैसे कैसे काम करता है। तो 5 जो है, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़ा, एकाग्र, निरोध, हमारी जो 5 स्टेजेस है। तो क्षिप्त मतलब होता है रेस्टलेस माइंड, पूरी तरह पूरा टाइम डिस्टर्ब्ड फेस में है वो। अब क्या होगा, अब क्या होगा, आपके मतलब वो 2 मिनट भी शांति से नहीं बैठ सकता। वो जो माइंड है वो क्षिप्त का है। अब मैं आपकी क्वालिटीज बता रही हूँ, तो कोई भी अपने आप को उस बेसिस पे जज कर सकता है कि उसका माइंड किस स्टेज में है। क्षिप्त में पूरा टाइम रेस्टलेस माइंड है, पूरा टाइम डिस्टर्ब्ड है। दूसरा है मूढ़ा यानी डल माइंड, इनएक्टिव माइंड, ठीक है, पूरी तरह से डल है, इनएक्टिव है। फिर आता है विक्षिप्त यानी पार्शियली फोकस्ड, कभी तो वो फोकस्ड हो जाता है, कभी वो फोकस नहीं होता है। बटरफ्लाई काइंड ऑफ माइंड बोल सकते हैं हम उसको,
जिससे कि कभी वो एकदम से फोकस्ड हो गया, फिर वो एकदम से डिस्टर्ब्ड हो गया, तो दैट इज विक्षिप्त। एकाग्र मतलब वन पॉइंटेडनेस। मैंने आपको अभी कोई चीज बोली, मैंने आधे घंटे, 1 घंटे तो 4 घंटे बाद ये कल पूछी, एग्जैक्ट आपको वैसी की वैसी याद है, क्योंकि आप पॉइंटेड थे, एकाग्र थे क्लास में। लास्ट आता है निरोध, फुल्ली कंट्रोल्ड, पूरी तरह से कंट्रोल्ड है और फोकस्ड करने के लिए तैयार है। ठीक है, ये आपकी 5 स्टेजेस ऑफ चित्त है। अब चित्त का क्या रोल है बॉन्डेजेस में? तो व्हेन चित्त इज डिस्टर्ब, जब हमारा चित्त डिस्टर्ब होता है तो क्रिएट्स डिजायर्स, अटैचमेंट एंड ईगो, यानी जब हमारे चित्त में डिस्टरबेंस आया तो आपकी चाह बहुत ज्यादा बढ़ गई, अटैचमेंट और ईगो बढ़ गया। ठीक है, तो उसकी वजह से फिर हम दुखों की तरफ मूव कर लिए, यानी सफरिंग्स की तरफ हम मूव कर लेते हैं। क्लियर है? जी मैम। हाँ, फिर आता है इग्नोरेंस कॉजेस चित्ता टू आइडेंटिफाई विथ प्रकृति। इग्नोरेंस मैं आप लोगों को शुरू से बोल रही हूँ, अविद्या, राइट नॉलेज की तरफ इग्नोरेंस जो है दैट विल लीड्स टू सफरिंग्स। रोल ऑफ चित्त इन लिबरेशन, लिबरेशन में क्या रोल है? व्हेन चित्ता बिकम्स काम, प्योर, कंट्रोल्ड, तो आप इजीली साल्वेशन को यानी मोक्ष को पा सकते हो। ठीक है, फिर आता है एनालॉगी फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो चित्त का मतलब है लेक। अब इसीलिए मैंने ना इसमें ऐसी अंडरस्टैंडिंग्स रखी हैं थोड़ी सी, जिससे कि एक छोटे से एग्जाम्पल से आप लोग को चीज समझ में आए। तो चित्त जो है वो लेक है, वृत्ति जो है वो वेव्स है, यानी उठती हुई लहरें हैं जो कि दिमाग में या समुद्र में उठ रही हैं। काम लेक जो है क्लियर रिफ्लेक्शंस देती हैं, डिस्टर्ब लेक जो है वो अनक्लियर रिफ्लेक्शंस, आपको कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, 5 वृत्तिज कौन कौन सी है मॉडिफिकेशंस ऑफ माइंड के लिए? अकॉर्डिंग टू योग सूत्रास महर्षि पतंजलि, माइंड जो है उसमें डिफरेंट मॉडिफिकेशंस होती हैं जिसको हम वृत्तिज बोलते हैं। जो वृत्तिज है वो आपकी माइंड को डिस्टर्ब कर देती हैं और योग के थ्रू कंट्रोल्ड में होती हैं। ठीक है, डेफिनेशंस की बात करते हैं तो है वृत्त्यायाः पंचयाः क्लिष्टा अक्लिष्टा। ठीक है, तो दीज आर 5 टाइप्स ऑफ वृत्तिज, ये श्लोक का मतलब है। तो क्लिष्ट और अक्लिष्ट, यानी क्लिष्ट मतलब पेनफुल वृत्तिज, जिससे कि आपको पेन की तरफ लेकर के जाते हैं। अक्लिष्ट मतलब नॉन पेनफुल, जो है लेकिन हमें उतना पेनफुल नहीं है वो हमारे लिए। अब आती है प्रमाण। प्रमाण क्या है? तो प्रमाण इज वैलिड नॉलेज, यानी सही नॉलेज प्रूफ के साथ जो है। तो इसका क्या मीनिंग है? करेक्ट और ट्रू नॉलेज। तो इसमें क्लेश में सबसे पहले हम देखेंगे प्रमाण। तो वैलिड नॉलेज जो है वो करेक्ट और ट्रू नॉलेज है प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, यानी डायरेक्ट परसेप्शंस, इन्फ्रेंस, ये हम पढ़ चुके हैं इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। और अथॉरिटी यानी टेस्टिमनी को आपको शो करना। तो ये सीइंग फायर एंड नोइंग इट इज हॉट, आपको दूर से देख के लग रहा है कि हाँ आग है, तो अब उससे गर्मी तो रहेगी। ठीक है, तो वो एक एग्जाम्पल हो सकता है प्रमाण का कि हाँ वहां पे है। नेचर कैन बी हेल्पफुल बट स्टिल अ मेंटल एक्टिविटी, है तो वो वृत्ति ही लेकिन आपके लिए हेल्पफुल है क्योंकि आप प्रमाण रखोगे। तो ये किस में आएगी? ये नॉन पेनफुल में आएगी, यानी अक्लिष्ट में आएगी। फिर आता है विपर्य यानी फॉल्स नॉलेज। फॉल्स नॉलेज जो वो इनकरेक्ट और रॉन्ग नॉलेज है। एक्सप्लेनेशन यानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऑफ रियलिटी, किसी भी चीज को गलत समझ लेना। किस इंसान ने कोई चीज क्यों करी है हम उसको अपने परसेप्शन के हिसाब से समझ लेंगे, हमें कोई लेना देना नहीं है उसने वो चीज क्यों करी, और हम जाके पूछेंगे भी नहीं, क्लियर भी नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल सीइंग अ रोप लाइक ए स्नेक, रस्सी को सांप समझ लेना। इफेक्ट की बात है कॉजेस फियर, कंफ्यूजन एंड सफरिंग्स, जब आप गलत समझते हो, रॉन्ग नॉलेज लेकर आते हो, फॉल्स नॉलेज लेके आते हो, तो आपके अंदर डर, कंफ्यूजन और दुख पैदा होता है। ठीक है, फिर आता है विकल्प। तीसरा इमेजिनेशन, नॉलेज बेस्ड ऑन वर्ड्स और इमेजिनेशंस विदाउट रियल ऑब्जेक्ट, जो सच नहीं है लेकिन अपने दिमाग में ही कुछ भी इमेजिन कर लिया, अपने दिमाग में ही एक नई दुनिया बना ली है। ठीक है, एक्सप्लेनेशंस क्या है? मेंटल क्रिएशंस विदाउट एक्चुअल एग्जिस्टेंस, सच नहीं है बट सिर्फ हम इमेजिन कर रहे हैं चीजें। एग्जाम्पल इमेजिनिंग अ यूनिकॉर्न, कुछ भी। इफेक्ट की बात है इट लीड्स टू डिस्ट्रैक्शन एंड इल्यूजन्स, जो डिस्ट्रैक्शन इल्यूजन्स, तो ये दोनों किस में आ गई? पेनफुल वृत्तिज में आ गई। कौन कौन सी? फॉल्स नॉलेज, विपर्याय और विकल्प। फिर आती है निद्रा। निद्रा यानी स्लीप, स्टेट ऑफ डीप स्लीप, जिसमें एब्सेंस ऑफ एक्टिव थॉट्स, जिसमें कोई एक्टिव थॉट्स नहीं होते बट
स्टिल आ मेंटल स्टेट, लेकिन मेंटल स्टेट है, सिर्फ थॉट्स नहीं है। एग्जाम्पल ड्रीमलेस स्लीप, जब हमें सपने नहीं आते, बिल्कुल हम गहरी नींद में होते हैं, तो वो है प्रॉपरली निद्रा। फिर आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इवन स्लीप इज अ वृत्ति बिकॉज माइंड इज इन अ सटल इनएक्टिव स्टेट, तो ये नॉन पेनफुल यानी अक्लिष्ट में आ जाएगी। फिर आएगा स्मृति यानी मेमोरी, रीलोकेशन ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, अपनी सारी पुरानी चीजों को याद रखना, समझना। फिर आता है एक्सप्लेनेशन में स्टोर्ड इम्प्रेशंस कमिंग बैक टू माइंड, जो भी इम्प्रेशन है हमें याद है तो वो वापस वापस हमारे दिमाग में घर करते हैं बार बार, तो वो पेनफुल हो सकता है। तो एग्जाम्पल कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन मेमोरी। वो अगर अच्छी चीजें हैं तो आप हमेशा अच्छी उसके साथ चलोगे, बोलते हैं ना पॉजिटिव मेमोरीज को हमेशा याद रखते हैं। आजकल हम लोग फोटोज में कैद करने लग गए, बट इज इम्पोर्टेंट कि आप अपने दिमाग में, आप अपनी लाइफ में उस चीज को करो, ना कि हर टाइम से फोटो में, कैमरे में आप उस चीज को कैद करो, बल्कि आप उस चीज को एंजॉय करो, ताकि कल को जब आप किसी दुख में बैठो तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करे आपको ऊपर। ठीक है, तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी हो सकता है। समरी टेबल, वृत्ति कौन कौन सी है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। फिर क्या मीनिंग है हुआ प्रमाण का, ट्रू नॉलेज, क्यों होता है, रियल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। विपर्याय फॉल्स नॉलेज है, जो कि सांप जो है वो आपको रस्सी में ही दिखने लगता है। फिर विकल्प में यानी इमेजिनेशन, कुछ भी फैंटेसी आइडियाज आ रहे हैं। निद्रा स्लीप स्टेट, जिसमें डीप स्टेट, जहां पे कोई थॉट्स नहीं है बट मेंटल स्टेट है। स्मृति यानी मेमोरी, पास्ट रिकॉल, अब या वो अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है, दैट डिपेंड्स कि वो क्लिष्ट है या अक्लिष्ट है, पेनफुल है या नॉन पेनफुल। क्लियर है वृत्ति सबको? क्या हुआ, इतना डल डल क्यों? यस मैम आया भाई? नो मैम, समझ में आ गया। ठीक है। मेथड्स टू कंट्रोल चित्त वृत्तिज, कितना और बचा है ये वाला, देखूं मैं, खत्म ही हो गया है। ठीक है, तो कौन कौन से मेथड्स हैं भाई जिससे कि आप अपनी चित्त वृत्ति को कंट्रोल कर सकते हो? According to Maharishi Patanjali in Yoga Sutras, the main goal of yoga is to control the fluctuations of mind, यानी चित्त वृत्ति। कौन कौन सी चीजें, मेन मेथड्स क्या हैं, अभ्यास यानी प्रैक्टिस, कंटिन्यूअस एंड सिंसियर एफर्ट टू कंट्रोल द माइंड, यानी शांत तरीके से अच्छे से चीजें समझना और अपने दिमाग को कंट्रोल करना, अपने माइंड को कंट्रोल करना इज अभ्यास। ठीक है, तो वो कैसे होता है, रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आसन, एक दिन में आपसे कोई भी आसन पूरी तरह से नहीं बन सकता। प्राणायाम, आप एक बार में पूरी ब्रीदिंग कंट्रोल नहीं कर सकते। तीसरा, आप अपने माइंड को पूरी तरह से आप में कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इन तीनों ही चीजों के लिए रेगुलर प्रैक्टिस होना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभ्यास सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी चित्त वृत्ति के लिए। दूसरा है वैराग्य, यानी चीजों से डिटैच्ड हो जाना, फ्रीडम फ्रॉम डिजायर्स एंड अटैचमेंट। डिजायर्स जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा कारण है आपकी किसी भी पेन का, किसी भी चीज का, और अटैचमेंट्स भी। नॉट गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय प्लेजर और पेन, ठीक है, किसी भी प्लेजर या पेन से इन्फ्लुएंस नहीं होते, तो वो वैराग्य। तीसरा है अष्टांग योग, जिसमें कि यम, नियम, आसन, एथिक्स, डिसिप्लिन, पोस्चर, ब्रेथ कंट्रोल, विड्रॉवल ऑफ सेंसेस, कॉन्सेंट्रेशन, ये सब आता है। इन सब चीजों के थ्रू हम लोग दूर जा सकते हैं चित्त वृत्ति से। ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर प्राणिधान यानी अपने आप को जब हम हायर पावर, अपने ब्रह्म को, अपने गॉड को समर्पित हो जाते हैं, तब हम अपने वृत्ति से दूर जा सकते हैं। इट हेल्प्स रिड्यूस ईगो एंड मेंटल डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, प्राणायाम यानी ब्रेथ कंट्रोल के थ्रू, जब रेगुलेट्स माइंड करेंगे हम, ब्रेथ के थ्रू हम अपने माइंड को भी शांत कर सकते हैं, अपने नर्वस सिस्टम को भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है मेडिटेशन, यानी ध्यान करके कंटिन्यूअस फोकस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, या अपनी किसी एक विचार के ऊपर, या ब्रीदिंग के ऊपर, किसी भी पर्टिकुलर चीज के ऊपर कंटिन्यूअस फोकस, जब आपके मेंटल फ्लक्चुएशंस उससे कम हो जाते हैं। लास्ट है राइट नॉलेज, यानी ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग रियलिटी करेक्टली, जो है उस चीज को वैसा ही समझना है, अविद्या को हटा देना है, फॉल्स नॉलेज को हटा देना है, इग्नोरेंस को हटा देना है। समझ में आया यहाँ तक? जी मैम। जी मैम। डीपली पढ़ेंगे तो अब हम लोगों ने जो पढ़ा है उतना ही है, थोड़ा सा ही डीप जाएगा। तो अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, कंटिन्यूअस एफर्ट्स टू स्टडी द माइंड। किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज को प्रैक्टिस अचीव करने के लिए कंटिन्यूअस प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, चाहे वो आसन है, ब्रेथ कंट्रोल है, प्रैक्टिस है, या कुछ भी है। तो एक्सप्लेनेशन की बात करें तो रेगुलर एंड डिसिप्लिन प्रैक्टिस हेल्प्स, लगातार जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं वो
रिड्यूस डिस्ट्रैक्शंस, जिससे आपको डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे, कंसंट्रेशन आपका अच्छा हो जाएगा और आपका माइंड बिल्कुल स्टेबलाइज हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अभ्यास की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू योग सूत्रास प्रैक्टिस शुड बी, अब वो प्रैक्टिस कैसे होगी, दीर्घकाल के लिए, यानी लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस, ऐसा नहीं रोज 5-5 मिनट कर रहे हैं, थोड़ा आधा घंटा तो दो आप अपने आप को, 15 मिनट तो दो आप अपने आप को, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस। दूसरा है विदाउट ब्रेक, यानी एक दिन करा फिर एक हफ्ता छोड़ दिया, फिर 2 दिन करा फिर 3 दिन छोड़ दिया, ऐसे नहीं, निरंतर, यानी विदाउट ब्रेक आपको वो प्रैक्टिसेस करना है और डिवोशन के साथ अपने आप को पूरी तरह से डिवोट करके वो प्रैक्टिस करना है, तब जाके आप उस चीज को वृत्ति से हटा पाओगे। एग्जाम्पल्स, डेली मेडिटेशन करना है, रेगुलर योगा प्रैक्टिस करना है और ब्रेथ अवेयरनेस लेके आना। अभ्यास क्लियर है सबको? यस मैम। फिर आता है हमारा वैराग्य यानी डिटैचमेंट। डिटैचमेंट क्या है, अपनी डिजायर्स और अटैचमेंट से फ्रीडम, यानी दूर हो जाना। तो नॉट बीइंग अफेक्टेड बाय, हमें कोई अच्छी चीज या पेन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सक्सेस फेलियर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम सब अपने कर्म के ऊपर फोकस करेंगे। लेट इन गो ऑफ क्रेविंग्स एंड ईगो, हमारे अंदर कोई भी बहुत ज्यादा क्रेविंग है कि हम कभी कभी गलत भी करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारी 10,000 की सैलरी है, 10,000 में हमारी चीजें चोरी कर लेना, किसी से चीज से कोई चीज बाय कर लेना, लोन ले लेना, लोगों से उधार इतना ले लेना कि लोग फिर बाद में मर जाते हैं क्योंकि उधार नहीं चुका पाते। तो ये जो तरीके हैं ये गलत हैं। तो वैराग्य, ये जब आप अपने अटैचमेंट्स को कवर अप करके रखोगे तो आप वैराग्य प्रैक्टिस करोगे तो इन सब चीजों से भी आप दूर हो जाओगे, ठीक है। तो उसमें पहला है अपार वैराग्य, दूसरा है पार वैराग्य। अपार जो है उसमें लोअर डिटैचमेंट, यानी वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स, ये बाइक मेरी है, इसको मैं कभी नहीं बेचूंगा, मैंने पहली सैलरी से अपना घर खरीदा है, पहली सैलरी से मैंने ये खरीदा है, ये घड़ी खरीदी। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके साथ जो अटैचमेंट्स है उनसे हमें दूर रहना है। दूसरा है पार, यानी हायर डिटैचमेंट, डिटैचमेंट इवन फ्रॉम सटल डिजायर्स एंड ईगो, आपके अंदर जो मैंपन है उसको खत्म करना, और जो हर चीज में ऊंचा पाने की चाह, पहले आपने वैगनार ले ली, फिर आपने स्विफ्ट ले ली, फिर आपने बलेनो ले ली, ऑडी ले ली, एक्सयूवी ले ली, ऐसे आपकी चाह जो है वो बढ़ती जा रही, इन्हें कंट्रोल करना। जितनी आपकी चादर है उतने पैर फैलाना, दैट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पार वैराग्य, ठीक है। अपनी चीजों को डिटैच करना, अपनी बहुत ज्यादा चीजों से डिटैच रहना। एग्जाम्पल, नॉट गेटिंग अटैच टू द रिजल्ट, रिजल्ट कैसा भी आए मुझे अपने आप को रेडी रखना है। मेरे अगर 90% मैंने टारगेट करे लेकिन अगर 75% हमने सुसाइड कर लिया, तो ये नहीं करना है। रिमेनिंग काम इन ऑल सिचुएशंस, हर सिचुएशन में आपके आप में आपको बिल्कुल शांत रखना है। अब रिलेशन बताएगा वो अभ्यास और वैराग्य के बीच में। तो अभ्यास का मतलब है माइंड को एफर्ट्स के साथ कंट्रोल करना। आप रेगुलर योगा प्रैक्टिस कर रहे हो, एक दिन आपका हाथ यहाँ तक नहीं जा रहा है, एक दिन आपका जो हाथ है वो एल्बो से बैंड ही रह रहा है क्योंकि स्टिफनेस है मसल्स में। आप रोज धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे एफर्ट्स के थ्रू, तो आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाओगे। फिर आता है वैराग्य। वैराग्य मतलब कंट्रोल्स द माइंड थ्रू डिटैचमेंट, ठीक है, जो कि माइंड को डिटैचमेंट के थ्रू कंट्रोल कर सकता है। बोथ आर एसेंशियल एंड कॉम्प्लीमेंट्री। खत्म, 4 यूनिट खत्म हो गई हैं। किसी को कोई डाउट अभी तक? नहीं। ठीक है, चारों यूनिट अगली क्लास में आप पढ़ के आओ। सैटरडे को मैं स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट या 20 मिनट मैं पहले इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करूंगी, उसके बाद क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सैटरडे को मिलते हैं शाम को 5 बजे। टेक केयर सभी को और पढ़िएगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।